हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल बहू का इंसाफ का दूसरा भाग। इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पहले पार्ट में आप लोगों ने देख लिया होगा कि इस नॉवेल में बहुत सारी गलतियां हैं, जहां पर मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं और उनको वहीं के वहीं ठीक करके रीड करता हूं। तो कृपया करके एडजस्ट कर लें। शंकर चतुर्वेदी एक अधेड़ आयु का व्यक्ति था। इस वक्त उसके जिस्म पर एक सफ़ेद कमीज़, तनियों वाला जीन का खाकी नेकर और पैरों में कपड़े के जूते थे। उसके हाथ में एक छड़ी भी थी। वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसी की आयु के लगभग उसी के लिबास में 4 अन्य व्यक्ति भी थे। इन पांचों व्यक्तियों को देखकर कोई भी कह सकता था कि वे लोग मॉर्निंग वॉक के शौकीन हैं। शंकर चतुर्वेदी और उसके साथियों ने अपने बयान में बताया था कि जब वे सुबह की ताज़ी हवा में टहलते हुए पुल पर पहुंचे तो लेडीज सैंडल्स को देखकर चौंक पड़े। फिर उन्होंने दीवार पर कोयले से लिखा वाक्य पढ़ा। वाक्य से जाहिर था कि रात के किसी वक्त लड़की ने पुल से नहर में कूदकर आत्महत्या की है। सो ऐसा महसूस होते ही शंकर चतुर्वेदी ने बिजली करके फ़ोन द्वारा एसएसपी साहब को फ़ोन कर दिया। शंकर चतुर्वेदी और उसके साथियों के बयान लेकर एसएसपी साहब अभी मुड़े ही थे कि खरबंदा वहाँ पहुँच गया। उसके साथ हरनाम दास, जसवंत और मंजीत, कुंज बिहारी, रणविजय, बंसी और गोविंद भी थे। हरनाम दास, जसवंत और मंजीत उन सैंडल्स को देखकर सकते किसी अवस्था में खड़े रह गए, जो पुल की रेलिंग के समीप इस वक्त भी पड़ी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि वे सैंडल्स कविता की हैं। पुल की दीवार पर कोयले से लिखा था, मैं अगले जन्म में तुम्हारा इंतज़ार करूंगी गोविंद। इस वाक्य को पढ़ते ही गोविंद को गश सा आ गया। अपनी आंखों के सामने की हर वस्तु उसे तेजी से घूमती नजर आई। अंत में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। दीवार पर लिखे वाक्य की राइटिंग वही थी जिस राइटिंग के पत्र खरबंदा की जेब में पड़े थे। उस वाक्य को पढ़ने के बाद जहाँ कुंज बिहारी की आंखें भर आईं, वहीं रणविजय का चेहरा पत्थर की तरह कठोर होता चला गया। वह पागलों की तरह चीख पड़ा, नहीं, ये गलत है एसएसपी साहब। मेरी बहन ऐसी नहीं थी। ये सब एक षड्यंत्र है। ये कमीने कोई गहरी साजिश रच रहे हैं। ये मेरी बहन के दुश्मन थे। इन्होंने कविता को नहर में डुबोकर मार डाला है। वह खुद नहीं मरी। गोविंद को बीच में घसीट कर कविता को बदनाम किया जा रहा है। खरबंदा, एसएसपी साहब उसकी तरफ घूमकर बोले, तुम जल्दी से फ़ोन पर अगले पुल से संपर्क स्थापित करो। कहो कि वहाँ नहर में जाल डाल दिया जाए। कविता की लाश बरामद होना बहुत ज़रूरी है। मुमकिन है कि अभी वह अगले पुल से आगे न निकली हो। खरबंदा बिजली घर की तरफ भागता चला गया। अगला दृश्य। ये कविता के हत्यारे हैं मिलॉर्ड। शहर के माने हुए वकील मिस्टर एस.एन. मल्होत्रा ने कटघरे में खड़े हरनाम दास की तरफ इशारा करके जोशीले स्वर में कहा। रिटायर्ड कमिश्नर हरनाम दास, इज्जतदार, एक संभ्रांत परिवार के मुखिया। मुजरिम ये अकेले नहीं है। मुजरिम है इनका सारा परिवार, इनकी पत्नी, इनके बेटे और इनकी बेटी। इन सब ने, सारे परिवार ने मिलकर अपनी मासूम बहू की हत्या। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अचानक शहर के एक अन्य प्रसिद्ध वकील मिस्टर टंडन खड़े हो गए। फैसले से पहले मेरे काबिल दोस्त मेरे मुवक्किलों को मुजरिम नहीं कह सकते। ये बिल्कुल सीधा साधा केस है मिलॉर्ड। दहेज के लिए की गई हत्या का केस। ये कोई नई बात नहीं है। दहेज का जहरीला सर्प वर्षों से इस देश की बेटियों को डसता रहा है। कम दहेज लाने के अपराध में ससुराल वाले बहुओं की हत्याएं करते रहे। हमारे समाज के दामन पर बना कोड़ का ये धब्बा अपना आकार बढ़ाता ही जा रहा है, और इसका कारण सिर्फ यह है कि हमारा कानून, हमारी अदालतें बहू के हत्यारों को उचित सज़ा देने में नाकाम रही हैं। इस हद तक नाकाम कि ससुराल वाले बहू की हत्या करने में अब बिल्कुल नहीं हिचकते। कानून का किसी को डर नहीं रहा। दहेज के लिए बहू को मार डालना एक फैशन बन गया मिलॉर्ड, फैशन। हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं मिलॉर्ड कि ये एक फैशन बन गया है, मुस्कुराते हुए मिस्टर टंडन ने कहा। भले ही बहू आत्महत्या करे, किसी दुर्घटना का शिकार हो या अपने प्रेमी से निराश होकर मरे, परंतु बहू की मौत का इल्ज़ाम ससुराल वालों पर थोप देना ही आज का फैशन है। ससुराल में बहू मरी नहीं कि लड़की के पियर वालों ने दहेज का हल्का खड़ा करके ससुराल वालों पर मुकदमा ठोक दिया। हत्या दहेज के लिए की गई है, सबूत है। कविता द्वारा आज से 4 महीने पहले लिखा गया वह पत्र जिसे कविता के पिता ने अदालत में पेश किया है। इस पत्र में कविता ने अपने पिता को लिखा है कि उनकी सास उसे दिन रात कम दहेज लाने के कारण प्रताड़ित करती रहती है। पत्र में कविता ने यह भी लिखा है कि उसके ससुराल वाले दहेज के लोभी हैं। शायद मेरे काबिल दोस्त कविता के ही लिखे गए उन पत्रों को भूल रहे हैं जो उसने मरने से कुछ दिन पहले अपने प्रेमी यानी गोविंद को लिखे थे।
उन पत्रों का इस केस से कोई संबंध नहीं है मिलॉर्ड। संबंध है योर ऑनर, सिर्फ उन्हीं पत्रों का कविता की मौत से संबंध है। मिस्टर टंडन ऊंची आवाज़ में कहते ही चले गए। वे पत्र इस बात का सबूत है कि न सिर्फ कविता शादी से पहले ही गोविंद से मोहब्बत करती थी, बल्कि शादी के बाद भी मंजीत के स्थान पर गोविंद को चाहती रही। कविता एक चरित्रहीन औरत थी मिलॉर्ड। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। अगली पंक्ति में बैठा गोविंद खड़ा होकर पागलों की तरह चीख पड़ा। कविता चरित्रहीन नहीं थी। मिस्टर टंडन उसकी तरफ घूमे, मुस्कुराए, बोले, यह दावा तुम कैसे कर सकते हो मिस्टर गोविंद? मैं कविता को अच्छी तरह जानता था, गोविंद कहता चला गया। उसने मुझसे प्यार किया, लेकिन सिर्फ शादी से पहले, और वह भी केवल पत्रों तक। शादी तय होते ही उसने मुझे लिखा था कि वह किसी की अमानत है, अतः मैं भविष्य में कभी उसे पत्र लिखने की कोशिश ना करूं। फिर क्या ऐसा लिखने वाली लड़की चरित्रहीन हो सकती है? उसका वह पत्र मिलने के बाद तुमने क्या किया? जो हुआ था उसे कुदरत और नसीब का फैसला समझकर मैंने स्वीकार कर लिया। कविता की शादी मंजीत से हो गई। उसके बाद ना तो कविता ने ही कभी मुझसे संबंध स्थापित करने की कोशिश की, और ना ही मैंने कभी कविता से। मिस्टर टंडन ने अपने शब्दों पर जोर देकर पूछा, क्या कभी भी नहीं? मरने से कुछ दिन पहले से। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिस्टर मल्होत्रा के उठे। विटनेस बॉक्स में आकर गोविंद अपना बयान दे चुके हैं। उसके बाद मेरे काबिल दोस्त को गोविंद से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। न्यायाधीश महोदय ने गोविंद को बैठ जाने के लिए कहा। गोविंद अनिच्छापूर्वक कुर्सी पर बैठ गया। उसके बराबर वाली कुर्सी पर शक्ल सूरत से ही गुंडा सा नजर आने वाला युवक लगातार अपनी जलती हुई लाल आंखों से एकटक कटघरे में खड़े हरनाम दास को घूर रहा था। यह युवक कविता का भाई था, रणविजय। रणविजय के दाईं तरफ उसके पिता कुंज बिहारी और माँ बैठी थी। इसी छोटे से परिवार ने अपनी बेटी के ससुराल वालों पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि कम दहेज की वजह से उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। इनके वकील थे मिस्टर S.N. मल्होत्रा। दूसरी तरफ बैठे थे जसवंत, मंजीत, रेखा और सुलक्षणा देवी। इन सब की पैरवी मिस्टर टंडन कर रहे थे। अदालत कक्ष भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, कदाचित इसलिए कि केस शहर के एक संभ्रांत परिवार पर चल रहा था। पिछले काफ़ी लंबे समय से शहर में ये केस आम चर्चा का विषय बना हुआ था। केस की हर तारीख पर अदालत कक्ष में भीड़ रहती थी, किंतु आज भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि आज इस केस के संबंध में मिस्टर मल्होत्रा और टंडन की बहस जो थी। दोनों ही शहर के प्रसिद्ध क्रिमिनल लॉयर थे। बहस में आनंद तो आना ही था। शहर के बहुत से जूनियर वकील इन धुरंधरों की बहस सुनने के लिए ही वहाँ इकट्ठे हुए थे। अदालत कक्ष में इस वक्त मधु, उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन अमिता भी मौजूद थी। कक्ष में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी कि सुई गिरने की आवाज़ भी साफ सुनी जा सके। फिर एकाएक कक्ष में न्यायाधीश महोदय की आवाज़ गूंजी। गवाही के बयान गवाहों के बयान और वकीलों की बहस से जो कहानी रोशनी में आई है वो ये है कि 16 दिसंबर की रात 8 बजे कविता अचानक घर से गायब हो गई। मिस्टर हरनाम दास और उसके दोनों पुत्र 10 बजे के करीब संबंधित थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे। अभी इंस्पेक्टर खरबंदा उनसे सवाल जवाब कर ही रहा था कि वहाँ कुंज बिहारी और रणविजय पहुंच गए। इन्होंने खरबंदा के सामने संभावना व्यक्त की कि उनकी बेटी को हरनाम दास के परिवार ने मार डाला है। इंस्पेक्टर खरबंदा ने दोनों की रिपोर्ट लिखने के बाद तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश की बारीकियों पर विचार करने के बाद इंस्पेक्टर खरबंदा को गोविंद पर शक हुआ। अतः पुलिस गोविंद को शक में गिरफ्तार करके उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करने लगी। इसी कोशिश में सुबह हो गई और फिर मॉर्निंग वॉक करने वाले एक दल ने जो सूचना दी, उसके आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची, या तो कविता ने स्वयं नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली है या उसे किसी ने नदी में डालकर मार डाला है। पुल से कविता के सैंडल्स मिले, नहर से उसकी साड़ी और वे 2 पत्र जो संभवतः गोविंद ने उसे लिखे थे। पत्र बुरी तरह भीग चुके थे, किंतु फिर भी उनके चंद शब्द पढ़े जा सकते थे, क्योंकि पत्र बॉल पेन से लिखे गए थे। हालांकि पुलिस ने काफ़ी तत्परता के साथ अगले पुल पर जाल डलवाया, परंतु कविता की लाश बरामद न हो सकी। भले ही लाश ना मिली हो, किंतु कविता के सैंडल्स, नहर से प्राप्त साड़ी और गोविंद के पत्र इस बात के गवाह हैं कि कविता गंग नहर की गहराइयों में खो गई है। इस सच्चाई के दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं। मतभेद केवल यह है कि कविता को नहर में डुबोकर मारा गया या उसने स्वयं आत्महत्या की। कुंज बिहारी के वकील मिस्टर मल्होत्रा का कहना है कि कविता को मिस्टर हरनाम दास और उनके परिवार के दूसरे लोगों ने डुबोकर मार डाला, जबकि मिस्टर टंडन का कहना है कि कविता ने स्वयं आत्महत्या की। हम पहला मौका मिस्टर टंडन को देते हैं। थैंक यू योर ऑनर, मिस्टर टंडन ने कहा। मैं ये मानता हूँ कि दहेज हमारे समाज के लिए आज एक अभिशप्त कोड़ बन गया है।
इसमें भी शक नहीं है कि कम दहेज लाने के अपराध में बहू को मार डालना आज का फैशन बन गया है। परंतु बहू के मरने पर आंखें मूंद कर ये कह देना भी तो न्याय नहीं हो सकता योर ऑनर कि उसे ससुराल वालों ने मार डाला है। दरअसल बहू के मरते ही पियर वालों द्वारा ससुराल वालों पर दहेज के लिए की गई हत्या का मुकदमा ठोक देना भी एक फैशन बन गया है। ये केस भी उसी फैशन का जीता जागता नमूना है। सारी कहानी स्पष्ट है। फिर भी मेरे काबिल दोस्त बिना किसी सबूत के इसे दहेज के लिए की गई हत्या साबित करना चाहते हैं। हमारे पास सबूत हैं। मिस्टर मल्होत्रा कह उठे। पेश करें। पेश किया जा चुका है। मरने से 4 महीने पहले लिखा गया पत्र। मुझे हैरत है कि मेरे काबिल दोस्त बार बार उस पत्र का जिक्र कर रहे हैं जो कि किसी भी तरह ये साबित नहीं करता कि हत्या दहेज के लिए की गई है। साथ ही वे उन ढेर सारे सबूतों को भूल जाते हैं जो सिर्फ यही साबित करते हैं कि कविता ने गोविंद द्वारा ठुकराए जाने पर आत्महत्या की है। कैसे सबूत? बंसी का बयान, खुद गोविंद का बयान, गोविंद के फ्लैट से मिले कविता के पत्र। उन पत्रों तथा बंसी और गोविंद के बयानों से जाहिर है कि मृत्यु से कुछ दिन पूर्व कविता बहक गई थी। उसने अपने प्रेमी से स्वयं को अपनाए जाने की रिक्वेस्ट की थी। ये लिखा था कि यदि गोविंद ने उसे ठुकरा दिया तो उसके पास आत्महत्या के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहेगा। जाहिर है कि रात को 8 बजे कविता घर छोड़कर सीधी गोविंद के फ्लैट पर पहुंची। गोविंद ने अपने बयान में यह मानने से इनकार किया है। यहाँ वह झूठ बोलता है क्योंकि वह समझता है कि यदि उसने ये स्वीकार कर लिया तो वह फंस सकता है। किंतु उसके फ्लैट से पुलिस को प्राप्त कविता का बिछुआ सारी स्थिति साफ कर देता है। यह बिछुआ पूरी एक कहानी कहता है और वह कहानी यह है कि कविता सीधी वहाँ पहुँची। गोविंद से उसने स्वयं को अपनाए जाने की विनती की। गोविंद अपने आदर्शों पर डटा रहा। उसने कविता को वही समझाया जो वह अपने पत्रों में लिखता रहा। निराश कविता वहाँ से चली गई और पत्र में लिखी अपनी बात पूरी कर डाली। यही सच्चाई पुल की दीवार पर लिखे वाक्य से भी स्पष्ट है। ये गलत है, झूठ है। कविता मेरे पास आई नहीं थी। गोविंद फिर चीख पड़ा। गोविंद ने जो भी कुछ किया वह कोई अपराध नहीं था। मिस्टर टंडन अपनी धुन में कहते चले गए। उसने वही किया जो एक सच्चे और आदर्श प्रेमी को करना चाहिए। उसने यही सोचा था कि उसकी बातों से प्रभावित होकर कविता घर लौट जाएगी। ऐसी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी कविता इतनी नीचे गिर चुकी है, इतनी ज़्यादा चरित्रहीन हो चुकी है कि अपने पति के घर लौटने के स्थान पर नहर में कूद जाएगी। अतः गोविंद ने कोई अपराध नहीं किया। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि गोविंद को कविता की आत्महत्या का जिम्मेदार न माना जाए। एक सीधी सादी कहानी को दूसरी तरफ मोड़कर व्यर्थ ही चक्करदार बनाया जा रहा है मिलॉर्ड। मिस्टर मल्होत्रा कह उठे। वे सारे ही सबूत जिनके आधार पर मेरे काबिल दोस्त कविता की हत्या को आत्महत्या साबित करना चाहते हैं, दरअसल हत्यारों द्वारा बिछाए गए सबूत हैं। इन्हीं सबूतों के कवच में छिपकर हत्यारे खुद को अदालत की पैनी दृष्टि से बचा जाना चाहते हैं। इस तरह काफ़ी देर तक वहाँ दोनों धुरंधर वकीलों की बहस होती रही। वे अपने अपने पक्ष में दलीलें देते रहे। शाम के 5 बज गए। न्यायाधीश महोदय ने फैसले की तारीख घोषित करके अदालत की आज की कार्रवाई समाप्त कर दी। अगला दृश्य। हरनामदास, जसवंत, मंजी, सुलक्षणा देवी, रेखा, बंसी, अमिता और उसके माता पिता एक साथ ही इस केस के बारे में बातचीत करते हुए कक्ष से बाहर निकले। वे इस वक्त गैलरी से गुजर रहे थे। अभी वे गैलरी के एक मोड़ पर घूमे ही थे कि एक साथ सभी ठटक गए। उनका रास्ता रोके गैलरी के बीचों बीच विजय खड़ा था। अपने दोनों कूलों पर हाथ रखे हुए लाल सुर्ख आंखों से उन्हें घूर रहा था। चेहरे पर कठोरता थी। कुल मिलाकर बड़े ही भयंकर भाव। मंजीत, सुलक्षणा और रेखा के जिस्मों में झुरझुरी सी दौड़ गई। मधु और अमिता दहशत से कांप गई। बंसी का चेहरा फक पड़ गया था। हरनामदास, जसवंत और मधु के पिता उसे देखते रह गए। कुछ देर तक देखते रहे। फिर हरनामदास थोड़े आगे बढ़कर बोले, रास्ता छोड़। विजय एक कदम आगे बढ़ा। दांत भींचकर खतरनाक अंदाज में गुर्राया। फिलहाल तो मैं रास्ता छोड़ दूंगा हरनामदास, लेकिन लेकिन यदि अदालत ने न्याय नहीं दिया तो फिर एक बड़े भाई के ये 2 हाथ न्याय करेंगे। क्या मतलब? तुम अदालत को गुमराह कर सकते हो, कानून की आंखों में धूल झोंक सकते हो, मगर मैं जानता हूं कि मेरी बहन को तुमने मारा है। फैसला 3 मार्च को होगा। मैं सिर्फ उस फैसले का इंतज़ार कर रहा हूँ। या तो अदालत ही तुम्हें गुनाहों की सज़ा दे देगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक एक करके तुम सबका गला में अपने हाथों कत्ल में अपने हाथों से करूँगा। कविता की कसम, तुम में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं हर एक को वहीं पहुंचा दूंगा जहां तुमने मेरी बहन को पहुंचाया है। कहने के बाद वह तेज़ कदमों के साथ एक तरफ को चला गया। दांत किटकिटाते हुए जसवंत ने उसके पीछे लपकना चाहा, परंतु हरनाम दास ने उसे रोक लिया। बोले, वो अनपढ़ है जसवंत, बेवकूफ़। हम पढ़े लिखे हैं, अतः वैसी कोई बेवकूफ़ी हमें शोभा नहीं देती। जसवंत ठिठक गया। शेष सभी के कानों में अभी तक विजय की गुर्राहट गूंज रही थी। तुम? उसे अपने फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा देखते ही गोविंद चौंक पड़ा। हाँ, मैं।
कहने के साथ ही विजय अपने चेहरे पर तनाव सा लिए उसे एक तरफ हटाकर कमरे में दाखिल हो गया। गोविंद के चेहरे पर अभी हैरानी के भाव ही थे कि विजय घूमा, बोला, मुझे देखकर तुम इतने हैरान क्यों? शायद इसलिए कि मेरे फ्लैट पर तुम अकेले पहली बार। मैं तुमसे कुछ बातें करने आया हूँ। विजय ने उसकी बात बीच में ही काट दी। गोविंद ने औपचारिक अंदाज में कहा, बैठो। क्या अदालत में दिया गया तुम्हारा बयान बिल्कुल सच है? एकदम सच। मतलब ये कि 16 दिसंबर। पीछे 16 दिसंबर था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, यहाँ फरवरी लिख दिया गया है। 16 दिसंबर की रात को कविता तुम्हारे फ्लैट पर नहीं आई थी? बिल्कुल नहीं। फिर ये बिछुआ यहाँ कैसे पहुँच गया? निश्चय ही किसी ने खुद को बचाने और मुझे फंसाने के लिए बिछुआ यहाँ पहुँचाया। किसने? फिलहाल इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जेब से पैकेट निकालकर गोविंद ने एक सिगरेट सुलगाई। एक गहरा कश लिया उसने और ढेर सारा धुआं उगलने के बाद बोला, कविता और मैं आपस में प्यार करते थे और वह प्यार गंगा के जल की तरह पवित्र था। कविता की शादी हो गई। किस्मत का फैसला समझकर हम दोनों ने ही इसे पूरी शालीनता से स्वीकार किया। ईश्वर गवाह है कि कविता के लिए 24 घंटे तड़पता रहने के बावजूद भी मैंने कभी किसी भी माध्यम से उससे संबंध स्थापित करने की कोशिश न की। ऐसा ही कविता ने भी किया। मगर उस वक्त मैं चौंक पड़ा जब पहली बार बंसी के द्वारा मुझे कविता का पत्र मिला। पढ़ने के बाद मैं ये सोचने लगा कि यह पत्र कविता का कभी नहीं हो सकता। क्या मतलब? विजय चौंक पड़ा। ऐसा विचार मेरे दिमाग में इसलिए आया था क्योंकि जो कुछ इस पत्र में लिखा था वो कविता के कैरेक्टर के बिल्कुल विपरीत था। ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता कि कविता उन विचारों की तरफदार हो जाएगी, किंतु राइटिंग एक ऐसी ठोस वजह थी जिससे मैंने उसे कविता का पत्र ही समझा और बंसी को उसका जवाब दे दिया। फिर बंसी कविता का दूसरा पत्र लाया। ये पत्र भी उन्हीं विचारों से भरा हुआ था। फिर भी मैंने उसका जवाब दिया, और जब बंसी ऐसे ही विचारों का कविता का तीसरा पत्र भी ले आया तो सच्चाई ये है कि मुझे कविता से नफरत हो गई। मुझे लगा कि इन बीच के दिनों में बहुत ही नीचे गिर गई है। अतः आवेश में मैंने बंसी को उस पत्र का जवाब देने से ही इनकार कर दिया। मुमकिन है कि वे पत्र किसी ने ज़बरदस्ती कविता से लिखवाए हों। दुख है कि यह विचार मेरे दिमाग में बहुत बाद में आया। क्या मतलब? मैं चकित था कि कविता आखिर इतनी बदल कैसे गई। उसके अंतिम पत्र को आए अभी एक ही दिन गुजरा था कि रात के वक्त तुम सब लोगों के साथ पुलिस मेरे फ्लैट पर पहुंच गई। जब मुझे खरबंदा द्वारा ये पता लगा कि कविता घर से गायब हो गई है तो मुझे लगा कि कविता ने मेरे जवाब से निराश होकर आत्महत्या कर ली है। यदि ये बात यहीं तक सीमित रहती और गंग नहर में कूदकर कविता द्वारा आत्महत्या कर लेने की कहानी मेरे सामने आती तो मैं ये समझ लेता कि निराश कविता ने अपने पागलपन में आत्महत्या कर ली है और हमेशा उसके अंतिम 3 पत्रों के कारण उससे नफरत करता रहता। किंतु मेरे कमरे से प्राप्त कविता के बिछुआ ने मुझे उलझा दिया। सवाल ये है कि जब कविता यहाँ आई नहीं तो बिछुआ यहाँ कैसे पहुँच गया? जाहिर है कि किसी अन्य ने बिछुआ यहाँ पहुँचाया है। अब सवाल उठता है कि क्यों? किसी ने ऐसा क्यों किया? ज़रूर किसी को ऐसा करने से कोई लाभ होने वाला था। कैसा लाभ? एक ही किस्म का लाभ हो सकता है, तुम्हें फंसाना। मुझे कोई क्यों फंसाएगा? खुद को बचाने के लिए। खुद को बचाने की कोशिश कोई कब करेगा? तभी ना जबकि वह स्वयं दोषी हो। और यदि कोई दोषी है तो स्पष्ट है कि कविता ने आत्महत्या नहीं की है, उसे मारा गया है। विजय, किसी ने मेरी कविता की हत्या की है। मगर सिर्फ तुम्हारे या मेरे किसी निर्णय पर पहुंचने से क्या होगा? क्या मतलब? गोविंद ने पूछा। जब तक ये बात अदालत नहीं समझेगी तब तक। विजय की बात पूरी होने से पहले गोविंद गुर्रा उठा। मैं जानता हूँ कि अदालत इस निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुँचेगी क्योंकि वह मेरे बयान का यकीन नहीं करेगी। यकीन इसलिए नहीं करेगी क्योंकि न्याय के सीने में गोविंद जैसे प्यार करने वालों का दिल नहीं धड़कता। मुझे अदालत की परवाह नहीं है विजय। मैं कसम खाकर कहता हूँ, जिस दिन मुझे मेरी कविता के हत्यारों का पता लग गया उस दिन मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगला दृश्य 3 मार्च। अदालत में आज वकीलों की बहस वाली तारीख से भी ज़्यादा भीड़ थी। लोगों में इस दिलचस्प केस का फैसला जानने की ज़बरदस्त जिज्ञासा थी। समूचा कक्ष बहुत पहले ही भर चुका था। कक्ष के बाहर लोग उमड़े पड़ रहे थे। कक्ष में सबसे अग्रिम पंक्ति में हरनाम दास का पूरा परिवार और मधु के पिता मोतीलाल बैठे थे। दूसरी पंक्ति में कुंज बिहारी, उनकी पत्नी विजय और गोविंद उन सबसे अलग बैठा था। सारे कक्ष में एक अजीब सी गहमा गहमी का वातावरण था। न्याय की कुर्सी के ऊपर अहिंसा के पुजारी का फोटो एक सुंदर फ्रेम में जड़ा दीवार पर नियुक्त था। उस फोटो के ऊपर दीवार पर लिखा था, वादी का हित सर्वोच्च है। इस वाक्य के ऊपर लगे वॉल क्लॉक ने टनटनाना शुरू किया और जब 10 बार टनटनाने के बाद वह खामोश हुआ तो एक लंबा काला चोगा पहने न्यायाधीश महोदय कक्ष में प्रविष्ट हुए। सभी खड़े हो गए।
गहमा गहमी बंद। न्यायाधीश न्याय की कुर्सी पर बैठे। सारा कक्ष बैठ गया। एक बार न्यायाधीश ने कक्ष में बैठे प्रत्येक व्यक्ति पर नज़र डाली। फिर कुछ इस तरह फैसला पढ़ना शुरू किया। इस केस के सभी गवाहों के बयानों पर गौर करने, सबूतों को देखने और वकीलों की बहस सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वादी कुंज बिहारी द्वारा प्रतिवादी हरनाम दास और उसके परिवार पर लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं होता। सारे केस की सुनवाई के बाद यही महसूस देता है कि मकतूल कविता देवी ने अपने प्रेमी गोविंद से निराश होकर गंग नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। कोई भी गवाह या सबूत ये नहीं कहता कि हरनाम दास या उनके परिवार के किसी सदस्य ने कविता देवी की हत्या की है। हाँ, वादी ने मकतूल का मरने से 4 महीने पहले का एक पत्र ज़रूर पेश किया है। इस पत्र से ज़रूर लगता है कि सुलक्षणा देवी कविता से अक्सर कम दहेज लाने की शिकायत किया करती थी, परंतु ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि इसके लिए कविता की हत्या कर दी गई है। न्यायाधीश महोदय सांस लेने के लिए रुके। कक्ष में खामोशी छाई रही। फैसला आगे पढ़ा गया। अदालत ये मानती है कि कविता देवी ने गोविंद की तरफ से निराश होने के बाद आत्महत्या कर ली। कविता को निराश करना गोविंद को किसी भी रूप से अपराधी साबित नहीं करता। अदालत के बार बार पूछने पर भी हर बार गोविंद ने यही कहा कि कविता उससे मिलने फ्लैट पर नहीं आई, जबकि फ्लैट से बरामद कविता का बिछुआ इस बात का ठोस प्रमाण है कि कविता वहां आई थी। अतः अदालत ये मानती है कि गोविंद ने झूठा बयान देकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। इस अपराध में अदालत गोविंद को 3 महीने की साधारण सज़ा का हुक्म देती है। हालांकि अदालत दहेज के लिए की जा रही बहुओं की हत्या का कड़ा विरोध करती है और यह अपेक्षा करती है कि ऐसी हत्या करने वाले किसी भी मुजरिम को कानून बख्शेगा नहीं। परंतु ऐसी अपेक्षा का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि किसी भी ससुराल पर बहू के पियर वाले बिना किसी सबूत के हत्या का आरोप लगा दें। इस केस को एक ऐसा ही केस मानकर यह अदालत वादी की याचिका खारिज करती है तथा हरनाम दास और उसके परिवार को बाइज्जत बरी करती है। नहीं! अचानक विजय अपनी कुर्सी से खड़ा होकर पागलों की तरह चिल्ला उठा। ये बकवास है, झूठ है। इंसान के इस मंदिर में नाइंसाफ़ी हो रही है। कविता को इन्हीं लोगों ने मारा है। ये मेरी बहन के हत्यारे हैं। मैं इन सबको मार डालूंगा। मगर फैसला पढ़ने के बाद न्यायाधीश महोदय अपने चैम्बर में जा चुके थे। कुंज बिहारी और उनकी पत्नी उफनते हुए ज्वालामुखी जैसे विजय को पकड़े हुए थे। वे उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। हथकड़ियाँ पहने हुए गोविंद के होठों पर फीकी सी मुस्कान थी। हरनाम दास और उसके परिवार के सभी सदस्यों की आंखें चमक रही थीं। उन सब में सबसे ज़्यादा चमक जसवंत की आंखों में थी। जसवंत की आंखों में। अगला दृश्य। मज़ा आ गया मंजीत, सचमुच में आ गया। जसवंत ठहाके लगा लगा कर हंस रहा था। बड़े ही जानदार ठहाके, ऐसे इतने ज़ोरदार कि सड़क पर सामान्य गति से दौड़ती कार की छत भी भग से उड़ती हुई महसूस हो। कार वह स्वयं ड्राइव कर रहा था, साथ ही ठहाकों के बीच कहता चला जा रहा था, सच, कमाल हो गया, कमाल हो गया रेखा। क्या फ़ैसला दिया है। यह अदालत ये मानती है कि गोविंद से निराश होने के बाद कविता ने गंग नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या! देखा मम्मी, अब तो तुम मान गई ना कि तुम्हारे बेटे का दिमाग कितना तेज़ है। अदालत भी धोखा खा गई। बड़े बड़े धुरंधर धोखा खा गए। हर कदम पर से वही हुआ, वही जो मैंने सोचा था। स्कीम हो तो ऐसी योजना हो तो ऐसी जिसमें सब फंस जाएं, अदालत चक्कर में आ जाए। धीरे बोलो भैया, धीरे। उसके बराबर में बैठा मंजीत बोला, अगर सड़क पर चलते किसी राहगीर ने तुम्हारी बातें सुन ली तो तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा पगले। जिस केस का फैसला अदालत एक बार कर देती है उसकी सुनवाई दोबारा नहीं करती। फिर कोई सुनेगा भी कैसे। इस कार की सभी खिड़कियों के शीशे पूरी तरह चढ़े हुए हैं। हमारी कोई भी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती। फिर भी ज़रा धीरे बोलो बेटे, सुलक्षणा देवी ने कहा। जब पुनः जसवंत एक ज़ोरदार ठहाका लगाकर हंस पड़ा। खुशी की अधिकता के कारण वह पागलों की तरह हंसते ही चला जा रहा था। बोला, इसमें शक नहीं कि मैंने जो योजना बनाई थी उसकी सफलता का मुझे पूरा यकीन था, मगर इतनी सफलता, सच, मुझे इतनी ज़बरदस्त कामयाबी की उम्मीद नहीं थी। अभी हम पूरी तरह कहाँ कामयाब हुए हैं भैया। पिछली सीट पर सुलक्षणा देवी के बराबर में बैठी रेखा बोली, क्यों, तुम्हारी नज़र में अब क्या कमी रह गई। असली कामयाबी तो हमें तब मिलेगी जब हम सचमुच कविता भाभी को मार डालेंगे। जसवंत अपने होठों पर उंगली रखकर मज़ा लेने वाले अंदाज में बोला, ऐसा नहीं कहते पगली। कौन कहता है कि कविता जिंदा है। वह अदालत, वे दोनों वकील, कविता के माँ बाप, भाई गोविंद और सारा शहर केवल एक ही बात कह रहा है कि गंग नहर में डूबकर कविता मर चुकी है। ऐसा तो एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये कहता हो कि कविता जीवित है। लेकिन ये सच्चाई तो नहीं है। यही सच्चाई है पगली। सच्चाई वो होती है रेखा जिसे ज़्यादा लोग कहें। भला हम चंद लोगों के कहने से वह जीवित कैसे हो सकती है।
फिर भी जसवंत, आप तो व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं माँ। सारा खेल खत्म हो चुका है। सारी दुनिया के अलावा अदालत भी ये स्वीकार कर चुकी है कि कविता अब इस दुनिया में नहीं है। कविता को कत्ल करने का अधिकार तो हमने अदालत से प्राप्त कर लिया है माँ। स्वयं कानून ने हमें कविता की हत्या कर देने का परमिट दे दिया है। अब भला हम उसका खून करने से क्यों डरेंगे? किसी को ये पता तक नहीं चलेगा कि अदालत में चलने वाला कविता की मृत्यु का केस ही जड़ से ही गलत था, जिसकी हत्या के जुर्म में हम पहले ही बाइज्जत बरी हुए हैं। उसकी हत्या करने में क्या अड़चन आ सकती है? खून खून करने वालों को केवल कानून का डर होता है, और जब वही हमें बाइज्जत बरी कर चुका है तो फिर हमारे लिए मुश्किल क्या है? कानून का संरक्षण तो हम हत्या करने से पहले प्राप्त कर चुके हैं। वो तो ठीक है, लेकिन फिक्र मत करो माँ। तुम्हें मधु की चिंता तो है तुम्हें मधु की तो चिंता है ना। सारा काम उसे सहारनपुर भेजने के बाद ही होगा। जहाँ इतने दिन से कविता तहखाने में पड़ी है, वहाँ कुछ दिन और सही। कोठी के पोर्च में दो गाड़ियाँ एक साथ रुकीं। एक में से जसवंत, सुलक्षणा देवी, रेखा और मंजीत उतरे। दूसरी में से हरनाम दास, मोतीलाल, बंसी और मधु। हॉल में पड़े सोफ़ों में से एक पर बैठते हुए हरनाम दास ने ठंडी सांस खींच ली और बोले, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी लाज रख ली। ये तो होना ही था हरनाम दास, मोतीलाल ने कहा। झूठ के बादलों को चीर कर सच की बिजली ज़रूर चमकती है। किसी के मात्र आरोप लगा देने से तो कोई मुजरिम नहीं बन जाता। अदालत अंधी तो नहीं है। कविता ने और फिर उसके बाप और भाई ने तो हमारी सारी इज्जत, मान प्रतिष्ठा खाक में मिला देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हमारा वक्त ही अच्छा था जो बच गए। फैसले के बाद तो अब आपको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। फैसला अपनी जगह है मोतीलाल जी, और जो कुछ हमने खोया है वह अपनी जगह। अदालत का फैसला भी अब हमें समाज में वह मान सम्मान नहीं दिला सकता जो केस के चलने से पहले था। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हकीकत यही है मोतीलाल। बदनसीब तो ये बेचारा मंजीत है। कितनी कम उम्र में इसकी भी शादी हो गई, और बेचारे को यह भी सुनना पड़ रहा है कि इसकी बीवी चरित्रहीन थी। अभी मंजीत की उम्र ही क्या है? हम इसकी दूसरी शादी कर देंगे। दूसरी शादी? फीकी सी मुस्कान और पूरे निराशाजनक अंदाज में हरनाम दास ने कहा, अब इस बेचारे से दूसरी शादी करेगा कौन? कौन बाप अपनी बेटी को इस घराने की बहू बनाने के लिए तैयार होगा? कौन ये चाहेगा कि... तुम तो बिल्कुल बेकार की बात सोच रहे हो हरनाम दास। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस घराने की इज्जत वहीं की वहीं है, और फिर अपने मंजीत में कमी क्या है? हज़ारों घराने अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाने में फ़ख्र महसूस करेंगे। वो दिन लत गए मोतीलाल। हरनाम दास ने ठंडी सांस खींची। ज़रा अपने ऊपर डालकर ही सोचो, यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे मंजीत के लिए अमिता की ज़रूरत है, तो क्या तुम अमिता की शादी मंजीत से कर दोगे? मेरा मतलब... मोतीलाल एकदम हड़बड़ा गए। हरनाम दास फीके अंदाज में हंसे। डर गए ना मोतीलाल? तुम यही सोचकर डर गए ना कि हरनाम दास के परिवार में कम दहेज लाने के जुर्म में बहू को मार डाला जाता है? कहीं हम या हमारा परिवार अमिता के साथ भी ऐसा ही ना करे? ये बात बिल्कुल नहीं हरनाम दास। मेरी ऐसी धारणा तो सपने में भी नहीं बन सकती। यदि मैं ऐसा सोचूंगा तो क्या मधु इस परिवार की बहू नहीं है? तो फिर तुम्हारी हिचक का कारण? बात यह है हरनाम दास कि मैं अमिता की शादी अपने एक दोस्त के लड़के से करने का वचन दे चुका हूँ। क्या? सभी के मुंह से एक साथ निकल पड़ा। तुम लोग इस परेशानी में फंसे हुए थे इसलिए जिक्र ना कर सका। पिछले दिनों में उस लड़के की रोकना की रस्म भी कर चुका हूँ। एक हफ्ते बाद वे लोग अमिता की मांग भरने आ रहे हैं। मोतीलाल इसी संबंध में जाने क्या क्या कहते चले जा रहे थे, जबकि उनका एक एक शब्द इस परिवार के एक एक शख्स पर बिजलियाँ बनकर टूट रहा था। मोतीलाल के पहले ही वाक्य ने उनकी कल्पनाओं के बुलंद ताजमहल को बुनियाद से उखाड़ कर फेंक दिया था। धड़ धड़ाकर सब कुछ रेत के घरौंदे की तरह बिखर गया। मोतीलाल कहते ही चले जा रहे थे और उनका एक एक शब्द जहरीले नश्तरों के समान उनके दिलों में जाकर गड़ रहा था। चेहरे चेहरे पीले पड़ने लगे, हवाइयाँ उड़ रही थीं। हरनाम दास और जसवंत ने बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभाला। यदि वे स्वयं को सामान्य न दर्शाते तो यकीनन उनकी अवस्था पर मोतीलाल और मधु चौंक पड़ते। अगला दृश्य। अब सोचने से क्या खाक होगा? सोने की चिड़िया हाथ से उड़ चुकी है। सारे किए धरे पर पानी फिर गया। अगर यही होना था तो हमने उसको लक्षणी की हत्या का षड्यंत्र क्यों रचा था? अब उसे मारने से भी क्या लाभ? क्या मतलब? हरनाम दास चौंक पड़े। जब कुछ हाथ लगना ही नहीं है तो व्यर्थ ही हम उस कमीनी के खून से अपने हाथ क्यों रंगें? उसे आज़ाद कर दीजिए, तहखाने से निकाल दीजिए। पागल हो गई हो क्या? सारी दुनिया की नज़रों में वो मर चुकी है।
अब यदि हमने उसे जीवित छोड़ दिया तो क्या हम सब फांसी के फंदे पर नहीं लटके होंगे? क्या वह सारी दुनिया को नहीं बता देगी कि हमने किस तरह उससे ज़बरदस्ती पत्र लिखवाए, उस पर क्या क्या अत्याचार किए? अब उसे मारना ज़रूरी है सुलक्षणा। उसकी ज़िंदगी हम सबकी मौत है। मगर उसे मारने से अब हमें लाभ क्या होगा? कोई लाभ हो या ना हो, लेकिन उसे तो अब हमें मारना ही पड़ेगा। उफ, ये हम किस झमेले में फंस गए। बहू का कत्ल भी करें और फिर भी कोई लाभ? तुम ये भूल जाओ सुलक्षणा कि वह जीवित है। यह सोचकर चलो कि कविता मर चुकी है। रही लाभ की बात, तो अभी मोतीलाल ने अमिता की शादी नहीं कर दी, सिर्फ रिश्ता ही तय किया है। उस रिश्ते को तोड़ने का कोई चक्कर चलाया जा सकता है। यदि हमें उससे कामयाबी नहीं मिली, तब भी हमारे मंजीत के लिए रिश्तों की क्या कमी है? सब गड़बड़ हो गया। सुलक्षणा देवी झुंझला उठी। इस कमबख्त मोतीलाल को भी पता नहीं अमिता की शादी की इतनी क्या जल्दी पड़ी थी कि इंतज़ार नहीं कर सका। बौखलाओ मत सुलक्षणा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? मोतीलाल सहारनपुर जा चुके हैं, मधु यही है। इस बारे में हम जसवंत से बात करेंगे, वही कोई तरकीब सोचेगा। किसी तरह अपनी बातों के लपेटे में वो मधु को लेगा। वह कोई ना कोई ऐसा चक्कर ज़रूर चलाएगा जिससे मंजीत और अमिता की शादी हो सके। अब उस कुलच्छणी को जल्दी जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। तुम इतना उतावलापन मत दिखाओ। कुछ दिनों बाद जसवंत किसी बहाने मधु को सहारनपुर भेज देगा, तब हम कविता को ठिकाने लगा देंगे। मधु के घर में रहते ये काम करना बेवकूफ़ी ही होगी। भगवान के लिए तुम अपने दिमाग का प्रयोग मत करो और ज़ुबान को काबू में रखो। अगला दृश्य। मुझे थोड़ी जल्दी है मधु। मेरठ कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पकड़े जसवंत ने कहा। गाड़ी आने में भी 20 मिनट हैं। यदि मैं तब तक यहीं रुका तो लेट हो जाऊंगा। अगर आपको कोई काम है तो आप जाइए, मैं चली जाऊंगी, मधु ने सामान्य स्वर में कहा। थैंक यू मधु। इस बात को फील ना करना कि मैं तुम्हें ट्रेन में बिठा कर नहीं जा रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? इसमें फ़ील करने जैसी क्या बात है? आप महसूस ना करें, ट्रेन के आने पर चली जाऊंगी। कोई अनपढ़ तो हूँ नहीं जो अकेली सफ़र भी ना कर सकूँ। गुड, जसवंत ने कहा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, लेकिन सुनो, उम्मीद है कि तुम सब कुछ समझ गई होगी। यह मंजीत की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। सारे केस को तुम्हें बाबूजी और माँ के सामने इस ढंग से रखना है कि वे इनकार ना कर सकें। मैं कोशिश करूँगी। सिर्फ कोशिश नहीं करनी है मधु, बल्कि उन्हें इसके लिए तैयार करना है। ओफो, मैं समझ गई बाबा। यही बात तुम कितनी बार कहोगे? मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी कितनी समझदार है। कहने के साथ ही उसने शरारतपूर्ण ढंग से आंख मारी और घूम गया। मधु अपने पति की इस अदा पर धीमे से मुस्कुरा उठी। फिर मधु से विदा लेकर जसवंत स्टेशन से बाहर निकल आया। पार्किंग में खड़ी गाड़ी का लॉक खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और फिर यह कार कैंट की सड़कों पर फिसलती हुई साकेत की तरफ बढ़ गई। 20 मिनट बाद गाड़ी कोठी के पोर्च में रुकी। शाम का समय था। धूप वृक्षों पर चढ़ने लगी थी। जब उसने कोठी के हॉल में कदम रखा तब सोफों पर बैठे हरनाम दास, सुलक्षणा, मंजीत और रेखा उसका इंतज़ार कर रहे थे। छोड़ आए? उसके हॉल में कदम रखते ही हरनाम दास ने पूछा। सोफे पर लगभग गिरते हुए जसवंत ने कहा, हाँ। उसे ठीक से सबको समझा भी दिया है कि नहीं? सुलक्षणा देवी ने पूछा। समझा तो दिया है। मधु इस घर को हर तरह से सुखी और संपन्न देखना चाहती है, और मैंने उसे समझा दिया है कि मंजीत और अमिता की शादी ही इस घर को खुशियों से भर सकती है। बाकी वह कामयाब होती है या नहीं, इसका पता तो उसके लौटने पर ही पड़ेगा। अब हमें कविता के बारे में सोचना चाहिए, मंजीत ने कहा। उसके बारे में सोचने के लिए बाकी राही क्या है? जसवंत ने कहा। सारी योजना तैयार है। आज रात हम उसकी हत्या करके लाश लॉन में दफना देंगे। जंजीरें बहुत धीमे से खड़खड़ाईं। उस सीलन युक्त बदबूदार कोठी में काजल सा अंधेरा था, जिसमें किसी नारी की कराह गूंजी, बहुत ही कमज़ोर सी कराह। शायद उसके पहलू बदलने के कारण ही जंजीरें खनकी थी। फिर उस कोठरी में निरंतर वे कमज़ोर सी कराहें गूंजने लगीं, जैसे कोई अनगिनत पीड़ाओं से लड़ रहा हो। उन्हीं कमज़ोर कराहों के बीच शब्द निकले, पानी, पानी। परंतु कोठरी में इस कमज़ोर आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। यह भी पता नहीं लग रहा था कि लगातार कराहने और पानी मांगने वाली आवाज़ कोठरी के किस कोने में पड़ी है। कोठरी में 2 दरवाजे थे, एक दाईं तरफ, दूसरा बाईं तरफ। एकाएक ही वहाँ कई व्यक्तियों के पदचापों की ध्वनि उभरी। कोई भारी ताला खुला, भारी कुंडा हटा और दाईं तरफ वाला लोहे का मजबूत दरवाज़ा खुलता चला गया। कोठी में छाए अंधकार की मात्रा कुछ कम हुई। दरवाजे पर कुछ परछाइयाँ खड़ी नजर आईं। उस कोने में जंजीरें पुनः खनकी, जिसमें अभी तो अंधेरा था। किसी ने कहा, लाइट ऑन कर दो मंजीत। चट, एक हल्की सी ध्वनि। एक दीवार पर नियुक्त होल्डर में धंसा 0 वाट का बल्ब अपनी व्यवस्था पर सिसक पड़ा। कोठरी में मध्यम प्रकाश बिखर गया और इस प्रकाश में नजर आ रही थी वह जो महीने से इस अंधेरी और सीलनदार कोठरी में पड़ी सड़ रही थी।
एक नारी जिस्म, जिस्म के हर हिस्से से गोश्त गायब हो चुका था, जैसे खाल से कुड़ गई थी, झुर्रियाँ पड़ गई थी उसमें। घने और लंबे बाल बुरी तरह उलझे हुए बिखरे पड़े थे, गाल पिचक गए थे। वह कविता थी। हाँ, वही कविता जो कभी नन्ही मुन्नी गुड़िया सी लगती थी। इस वक्त वह हड्डियों का ढांचा मात्र नजर आ रही थी। आंखों के चारों तरफ बड़े बड़े काले धब्बे। निर्जीव सी पड़ी वह दरवाजे की तरफ देख रही थी। उस मासूम की आंखों में वीरानियाँ थीं, अजीब सा खौफ। मोटी जंजीरों में कैद वह बड़ी ही डरावनी लग रही थी। हड्डियों के उस पिंजरे के होंठ हिले। बोलने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया, फिर भी बहुत कमज़ोर आवाज़ निकली। पानी, माँ जी मुझे पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। भूख नहीं लगी है क्या तुझे? भूख, हाँ, भूख भी लगी है बाबूजी। क्या अब मुझे रोटी? हा 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 हा। एक साथ वे हंस पड़े। बड़ी ही ज़ोरदार, डरावनी और भयानक हंसी थी उनकी। कविता की कमज़ोर सी आवाज़ पिस कर रह गई। बहुत देर तक हंसते रहे वे। कविता पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखती रही। ठहाके का सैलाब रुका तो जसवंत बोला, आज हम तुझे हर कष्ट से मुक्ति दिलाने आए हैं। आज के बाद तुझे ना भूख लगेगी ना प्यास। सच जसवंत भैया, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। कहने के बाद वह मंजीत की तरफ घूमकर बोला, मंजीत, तुम कैसे पति हो यार? चलो आगे बढ़कर अपनी पत्नी को कैद से मुक्त करो। मंजीत कविता की तरफ बढ़ा। बढ़ते समय जाने कि उसके जिस्म पर मौजूद सभी मसामों ने एक साथ ठंडा पसीना छोड़ दिया। हाथ पैर शून्य से पड़ते चले गए। जब वह जंजीरें खोल रहा था तब हरनाम दास कह रहे थे, क्या तुम जानती हो कविता कि हम तुम्हें मुक्त क्यों कर रहे हैं? हाँ, इसलिए क्योंकि मैंने आपका कहना माना है। हर कदम पर सिर्फ वही किया जो आपने कराया। आपने कहा था कि यदि मैं आपका कहा करती रही तो आप मुझे इस कैद से आज़ाद कर। गुड, काफ़ी समझदार हो तुम। हमारे कहने से तुमने गोविंद को पत्र लिखे, हमारे साथ गंग नहर के पुल पर गई। वहाँ कोयले पर दीवार से वही लिखा जो हमने कहा। बस इन्हीं सब बातों से खुश होकर हम आज़ाद कर रहे हैं। इस बीच मंजीत बंधनों से मुक्त कर चुका था। जाने जाने हड्डियों के उस पिंजरे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वह एकदम उठकर कोठरी के दरवाजे की तरफ दौड़ी। अभी वह दरवाजे तक पहुंची थी कि दरवाज़ा एक झटके से बंद हो गया। वह घूमी, पिंजरे में कैद हिरनी के समान झटपटाई। भयभीत नज़रों से उसने हरनाम दास, जसवंत, मंजीत, सुलक्षणा और रेखा को देखा। पागलों की तरह वह अपनी उसी मासूमियत के साथ बोली, दरवाज़ा तो बंद हो गया माँ जी। बंद हुआ नहीं है, किया गया है। बंद करने वाला है बंसी। बंसी काका? मगर क्यों? ऐसा करने के लिए उससे हमने कहा था। आपने? लेकिन आपने तो कहा था कि यदि मैं आपका कहना मानूंगी तो आप मुझे कैसे आज़ाद कर देंगे। हम भी तो वही करने आए हैं, तुम्हें आज़ाद करने। आज के बाद ना तुम्हें कभी भूख लगेगी न प्यास। हर दर्द, हर पीड़ा से तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। क्या आप मुझे मार डालना चाहते हैं? जो दुनिया की नज़रों में बहुत पहले ही मर चुकी है उसे जीवित बाहर भी तो नहीं जाने दे सकते। नहीं, कविता हलक फाड़कर चिल्ला उठी, ये जुल्म है। आप अपने वादे से पीछे हट रहे हैं। आपने ही मुझसे कहा था कि अपना वाह के बीच में ही छोड़कर वह सुलक्षणा देवी को की तरफ भागी। उसके कदमों में गिर पड़ी, लिपट कर बोली, मुझे बचा लीजिए माँ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। वादा करती हूँ कि किसी से कुछ नहीं कहूँगी। हा 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 हा। एक साथ सभी ठहाका लगा उठे। वे सब उसे चारों तरफ से घेरे खड़े थे। बुरी तरह रोती आंखों में खौफ और याचना लिए वे उन हंसते हुए भयानक चेहरों को देखने लगी। जसवंत कह रहा था, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता कविता। तुम्हें तो कानून भी नहीं बचा सका। अदालत और कानून से तुम्हारी हत्या करने का अधिकार लेने के बाद ही हम तुम्हारी हत्या कर रहे हैं। नहीं। कविता दौड़कर मंजीत के पैरों से लिपट गई, बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जीत? तुमसे प्यार ही तो करती हूँ मैं। इनसे कहो कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। ये मुझे छोड़ दें, मुझे बचा लो जीत। मुझे तुम ही बचा सकते हो। मुझसे कहाँ तू तू तो अपने गोविंद से प्यार करती है। कहने के साथ ही मंजीत ने उसके जबड़े पर इतनी ज़ोर से ठोकर मारी कि एक चिक के साथ फुटबॉल की तरह लहराती हुई वह हरनाम दास के पैरों में जा गिरी। उन्हीं से लिपट कर गिड़गिड़ाई, आपको कार चाहिए ना बाबूजी? अपने पिताजी से कहकर मैं आपको कार दिलवा दूंगी। जीत, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़। हरामजादी कुछ ना कुछ बके ही जा रही है। गुर्राने के साथ ही रेखा उस पर झपट पड़ी। रेखा के हाथ उसकी गर्दन पर कस गए थे। दांत पीछे जाने किस जुनून से प्रेरित होकर वह कसाब बढ़ाती चली गई। घुटी घुटी आवाज़ में कविता कह रही थी, मुझे छोड़ दो रेखा दीदी, मुझे। रेखा छोड़ दे उसे, गला घोट कर नहीं मारना ऐसे। हरनामदास चीख पड़े।
रेखा ने उसे छोड़ा नहीं। हरनाम दास फिर चीखे, मंजीत, रेखा को हटा, क्या हो गया इसे? मंजीत ने झपट कर रेखा को कविता से अलग किया। मुक्त होते ही कमज़ोर कविता उछलकर खड़ी हो गई। पागलों की तरह दांत भींच भींच कर चिल्लाई, हरामजादों, कमीनों, तुम मुझे मार डालना चाहते हो, लेकिन ना ही मैं मरूंगी। लेकिन नहीं, मैं नहीं मरूंगी, एक एक को मार डालूंगी मैं। हा हा हा, एक एक को मार डालूंगी। कदाचित अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कविता पागल हो गई थी और इसी पागलपन में बुरी तरह चीखती चिल्लाती वह सुलक्षणा देवी पर झपट पड़ी। उसकी गर्दन पर दोनों हाथ जमाकर हंसी। हा 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 हा, मैं तुझे मार डालूंगी, तुम सबको। हा हा हा, मुझे बचाओ। घबराकर सुलक्षणा देवी चीख पड़ी। धाए! पूरा तहखाना एक फायर की आवाज़ से गूंज उठा। एक चीख उगली। ये चीख कविता की थी। हरनाम दास के हाथ में दबे रिवॉल्वर से धुएं की लकीर निकल रही थी। चीख के साथ ही कविता सुलक्षणा देवी की गर्दन छोड़कर फर्श पर जा गिरी। गोली उसके कंधे में लगी थी। दर्द के कारण वह फर्श पर छटपटा रही थी। हरनाम दास चीख पड़े, जल्दी करो जसवंत। बिजली किसी तेजी से जसवंत कोठरी के कोने की तरफ लपका। अगले ही पल वह एक केन संभाले फर्श पर छटपटा रही कविता के पास पहुंचा। केन का ढक्कन खोलकर उसने उसे कविता के जिस्म पर उलट दिया। सारी कोठरी मिट्टी के तेल की तीव्र दुर्गंध से भर गई। कविता मिट्टी के तेल से पूरी तरह नहा गई थी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, नहीं, कविता चीखी। हरनाम दास चिल्लाए, जल्दी करो मंजीत, क्विक। कांपते हाथों से मंजीत ने एक तीली सुलगाई और बौखलाहट में जल्दी से कविता के जिस्म की तरफ उछाल दी। मासूम कविता के जिस्म पर बिखरे मिट्टी के तेल ने फक से आग पकड़ ली। कविता के मुंह से बड़ी हृदय विदारक चीखें निकलने लगी। वह उछलकर खड़ी हो गई थी। आग की तीव्र और लपलपाती लपटों में घिरी हुई थी वह। चीखती चिल्लाती छटपटाती हुई इधर उधर भागी। फिर छोटी सी अग्नि मीनार के समान वह कमरे में दौड़ी फिर रही थी। पीछे हट जाओ, हरनाम दास चीखे, और किसी को पकड़ ना पाए। बेचारी कविता को किसी को पकड़ने का होश ही कहाँ था। सुलगती हुई वह असहनीय पीड़ा की मारी हर तरफ उस आग से बचने के लिए दौड़ी फिर रही थी। उसे घेरे खड़े उसके हत्यारे सारा मंजर देख रहे थे। उनकी आंखों में इस वक्त भयानकता या पशुता नहीं थी, बल्कि एक डर था, अजीब सा खौफ। किसी को इस तरह तड़प तड़प कर चटपटाते मरते देखना आसान नहीं है। कविता के जिस्म से लपलपाती लपटों की लाल रोशनी में उन सभी के पसीनों से लथपथ चेहरे नजर आ रहे थे। इसमें संदेह नहीं है कि इस वक्त डरे हुए थे, कदाचित इस भावना से कि ये उन्होंने क्या कर दिया है। इधर उधर दौड़ती अग्निशिखा एक दीवार से टकराई। कलेजों को थर्रा देने वाली एक चीख उभरी और फिर अग्निशिखा फर्श पर गिर गई। लपटें अब भी लपलपा रही थीं, परंतु अब उधर से कोई चीख सुनाई नहीं दे रही थी। आग की लपटें बैठती चली गई। अगला दृश्य, दीवार के सहारे कविता की लाश पड़ी थी। उसी लाश को घेरे खड़े वे पांचों थर थर काँप रहे थे। सभी के जिस्म पसीने से तरबतर थे। टांगों में ऐसा कंपन था जैसे किसी ने उनसे बिजली का करंट युक्त नंगा तार स्पर्श करा रखा हो। आंखें डरी हुई सी थीं। चेहरों पर हवाइयाँ, रंग पीला पड़ गया था, पीला जर्द। जुबान तालू से चिपक गई। कोई भी एक शब्द नहीं बोल सका। कोठरी का वातावरण बेहद खौफनाक हो गया था, बहुत ही डरावना। एक टक वे लाश को देख रहे थे। कविता की बुरी तरह जली हुई बेबस लाश को बड़ी ही भयानक लाश थी वो। सारे बाल जल चुके थे। गंजी लाश, चेहरे की खाल जलकर चुड़चुड़ी हो गई थी, वैसे ही जैसे चमगादड़ की खाल होती है। पलकों की सीमाएं तोड़कर आंखें कोठरी की छत को घूर रही थीं। दायां गाल पूरी तरह जल चुका था और इसी वजह से उसका जला हुआ जबड़ा और लंबे दांत चमक रहे थे। कान लटक गए थे। नाक का अग्रिम भाग बाईं तरफ को मुड़ गया था। मुख खुला था, लेकिन गुलाबी होठ जलकर राख हो चुके थे। जिसमें के कई स्यानों से लाल सफ़ेद ताज़ा गोश्त झांक रहा था। हिम्मत करके सबसे पहले जसवंत ने कहा, यह मर गई है। हम नहीं जानते थे कि मरने के बाद ये इतनी भयानक लगेगी। हरनाम दास की आवाज़ में कंपन था। डैडी, मंजीत ने पुकारा। हरनाम दास सही सभी ने घूमकर उसकी तरफ देखा। डैडी, डैडी, कविता मर गई है, अजीब सी कसी हुई आवाज़ में कहने के साथ ही मंजीत रो पड़ा। अपने स्थान पर बैठकर दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया उसने। वह फूट फूट कर रो रहा था और उसका यूं रो पड़ना प्रतीक था इस बात का कि सामने पड़ी लाश को देखकर वह किस कदर डर गया है। डर की अधिकता से परेशान होकर ही वह रो पड़ा था, जबकि उसके रोने का कारण न समझकर अन्य सभी चकित रह गए। उल्टे वे उसके यूं फूट फूट कर रो पड़ने पर ज़्यादा आतंकित हो गए।
डरे हुए से अंदाज में हरनाम दास चीख पड़े, चुप हो जाओ मंजीत, चुप हो जाओ, तुम क्यों रो रहे हो? वह रोते ही रहा। प्लीज़ भगवान के लिए चुप हो जाओ मंजीत, जसवंत चिल्लाया। मंजीत चुप हो गया। आंसुओं में डूबा डरा हुआ सा चेहरा लिए वह जसवंत की तरफ देखने लगा। जसवंत ने यह दर्शाने की असफल कोशिश की कि इस वातावरण का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। बंसी, हरनाम दास ने ज़ोर से आवाज़ दी। जी मालिक। दाईं तरफ के बंद दरवाजे के पार से आवाज़ उभरी, संदूक ले आओ। दाईं तरफ वाला दरवाज़ा झटके से खुला। बंसी नज़र आया। उसके पीछे फर्श पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। दीवार के सहारे पड़ी लाश को देखते ही बंसी के कंठ से चीख उबल पड़ी। नहीं, गुर्राकर हरनाम दास उसी पर झपट पड़े। दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़कर पागलों की तरह चिल्लाए, चीखो मत बंसी, चीखो मत। हरनाम दास का यह अंदाज जाहिर कर रहा था कि वे डर रहे हैं। इंसान अपने डर को इसी तरह दूसरों पर चीख कर झल्लाकर छुपाने की नाकाम कोशिश करता है। बंसी के चीखने पर वे स्वयं डर गए थे। इसी वजह से गुर्राकर उससे न चीखने के लिए कह रहे थे। मालिक, वह लाश? हाँ, वो लाश है, सिर्फ लाश, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुस्से से चीख कर ये वाक उन्होंने बंसी से कहा ज़रूर था, किंतु दरअसल समझाना वे स्वयं को ही चाहते थे। बड़ी डरावनी लाश है मालिक। आह! अचानक सारा तहखाना सुलक्षणा देवी की चीख से झंझना उठा। बुरी तरह काँप कर सभी ने उनकी तरफ देखा। अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांपे हुए थी वे। हरनाम दास ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? वो, सुलक्षणा देवी ने ऊपर इशारा। कोठरी की हवा में एक चमगादड़ चक्कर काट रहा था। सुलक्षणा देवी ने कहा, वो मेरे चेहरे से टकराया था। उफ, ये कमबख्त यहाँ कहाँ से घुस आया? उससे डरने की भला क्या बात है? जसवंत ने जल्दी से बोलकर यह दर्शाने की चेष्टा की कि जैसे वह सामान्य है। धड़कते दिल से सभी कोठरी में चक्कर लगा रहे चमगादड़ को देखते रहे। यूं ही पंख फड़फड़ाता हुआ चमगादड़ कोठरी से बाहर चला गया। हरनाम ने कहा, संदूक को लाश के पास ले जाओ बंसी। नहीं मालिक, बंसी गिड़गिड़ा उठा, मुझसे नहीं होगा। भको मत बदतमीज़, हरनाम दास चिल्ला उठे। बंसी सहम गया, जबकि हरनाम दास के दिमाग में सवाल उठा कि उन्हें इस तरह डरना नहीं चाहिए। यदि वे ही अपने नियंत्रण में न रहें तो दूसरों को सामान्य स्थिति में कैसे रख पाएंगे। अतः सबसे पहले उन्होंने खुद को सामान्य किया। सभी चुप रहे। लो, हम पहल करते हैं, कहने के साथ ही हरनाम दास संदूक की तरफ बढ़े। संदूक का एक कोना पकड़ा उन्होंने और जोश में खींचते उसे लाश के पास तक ले गए। बाकी सब मूर्ति से बने खड़े देखते रहे और हरनाम दास ने संदूक का भारी ढक्कन खोल दिया। आओ जसवंत, मंजीत, इस लाश को संदूक में रखवाने में हमारी मदद करो। जसवंत ने मंजीत की तरफ देखा, मंजीत ने जसवंत की तरफ। पहले जसवंत आगे बढ़ा, फिर मंजीत। वे लाश के समीप पहुँचे। एक साथ तीनों झुके। हरनाम दास ने लाश का सिर पकड़ा था। जसवंत और मंजीत ने उसकी एक एक टांग। अभी वे लाश को फर्श से 1 इंच ऊपर ही उठा पाए थे कि लाश के खुले हुए मुंह से एक बड़ी भयानक आवाज़ निकली, ऐसे जैसे किसी ने लंबी डकार ली हो। घबराकर एक साथ तीनों ने लाश को छोड़ दिया। यही क्षण था जबकि रेखा के कण से एक ज़ोरदार चीख निकली। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जबकि चीख के बाद वह लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई। दहशत में डूबी सुलक्षणा देवी की आवाज़, ये कुलक्षणी तो अभी जिंदा है। आतंक की अधिकता के कारण रेखा बेहोश हो चुकी थी। कविता के लाश के चेहरे की तरफ देखते हुए झुंझलाए अंदाज में हरनाम दास चीख पड़े, ये जिंदा नहीं है बेवकूफ़, मर चुकी है। लेकिन अभी अभी इसने डकार ली थी। वो डकार नहीं थी, इसके फेफड़ों में फंसी हवा थी जो इसके हिलते ही आवाज़ पैदा करती हुई बाहर निकल गई। देखो, इसका खुला हुआ मुंह बंद हो चुका है। वे सभी एक साथ आंखें फाड़े लाश को देखने लगे। कुछ देर के लिए कोठरी में अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर जसवंत बोला, डर की ज़्यादती के कारण रेखा शायद बेहोश हो गई है, उसे देखो मंजीत। मंजीत रेखा के पास पहुंचा। धड़कते दिल से उसने नब्ज़ टटोली। नब्ज़ बहुत ही धीमी गति से चल रही थी। बोला, लाश के मुंह से निकली डकार के कारण इसे बहुत तगड़ा शौक लगा है। इसे आराम और खुले वातावरण की ज़रूरत है। तुम इसे ऊपर इसके कमरे में ले जाओ और ठीक से चेक करो। मंजीत ने जल्दी से झुककर रेखा को उठाया और कंधे पर लादकर तेज़ कदमों के साथ कोठी से बाहर निकल गया। हरनाम दास ने कहा, मंजीत की जगह तुम और बंसी लाश को उठाकर संदूक में रखना है। कांपता सा बंसी आगे बढ़ा। थोड़ी कोशिश के बाद बुरी तरह जली हुई लाश को संदूक में डाल दिया गया। हरनाम दास ने जल्दी से संदूक का ढक्कन बंद कर दिया और उस पर बैठकर इस तरह हाँफने लगे जैसे अभी अभी बहुत दूर से दौड़ते हुए यहाँ पहुँचे हों। जसवंत ने संदूक में भारी ताला कुछ ऐसे अंदाज में लगाया जैसे उसे संदूक के अंदर से लाश के निकल पड़ने का डर हो। सुलक्षणा देवी ने आंखें बंद कर ली थीं।
बंसी ने ऐसी सांस ली जैसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिला हो। वातावरण में हर तरफ दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। अभेद्य नीरवता। रात के 12 के लगभग का समय और उस हॉल में नाइट बल्ब का बहुत ही मध्यम प्रकाश बिखरा हुआ था, जिसके बीच से हरनाम दास, जसवंत और मंजीत इस लकड़ी के भारी संदूक को लिए गुजर रहे थे। हॉल में टॉर्च लिए सुलक्षणा देवी उनके आगे थी। तहखाने से हॉल तक इस संदूक को लाने में उन तीनों को ज़बरदस्त शारीरिक श्रम करना पड़ा था। इसी वजह से वे पसीने पसीने हो रहे थे। हॉल में से गुजरते हुए वे द्वार की तरफ बढ़ रहे थे, उस द्वार की तरफ जो लॉन के पिछले हिस्से में खुलता था। रात की नीरवता अचानक एक तीव्र सायरन की आवाज़ से भंग हो गई। इस आवाज़ को सुनकर वे चारों ही एकदम हड़बड़ा गए। संदूक हाथों से छूट गया। धम्म की आवाज़ के साथ फर्श पर गिरा। हरनाम दास बड़बड़ा उठे। ये तो पुलिस सायरन की आवाज़ है। पुलिस? सहसा बंसी के मुंह से चीख निकल पड़ी। मगर डैडी, रात के इस वक्त पुलिस का इधर क्या काम? जसवंत क्या उठा। सुलक्षणा देवी कांप उठी। किसी ने पुलिस को खबर तो नहीं कर दी कि आज रात हम? बको मत, हरनाम दास गुर्रा है। किसी ऐसे आदमी को पता ही क्या है जो पुलिस को? अभी कोई कुछ बोल भी नहीं पाया था कि बाहर से लॉन के पार वाले लोहे के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। सुलक्षणा चीख पड़ी, वे तो यहीं आ रहे हैं, हमारी कोठी में। स्थिति ऐसी बन गई कि हरनाम दास जैसा व्यक्ति भी बुरी तरह हड़बड़ा उठा। ये बात बड़ी तेज़ी से उनके दिमाग में भी कौंधी कि कहीं किसी ने पुलिस को इस बारे में कोई सूचना तो नहीं दे दी है। और उसी घबराहट में वे एकदम कह उठे, भागो! बंसी, सुलक्षणा और वे स्वयं भी एक तरफ को भागे। अभी उनमें से कोई भी 2 से ज़्यादा कदम नहीं उठा पाया था कि जसवंत कठोर सर में घुर रहा था। ठहरो! एकदम तीनों ठिठक गए। ये क्या बेवकूफ़ी है डैडी? भागने वाला तो खुद ब खुद ही मुजरिम बन जाता है। दिमाग से काम लीजिए, वरना हम सब फंस जाएंगे। ऐसे समय पर हड़बड़ा जाने वाले तुरंत पकड़े जाते हैं। तो ऐसा क्या करें? सबसे पहले हमें ये संदूक कहीं छुपा देना चाहिए। कहाँ? वहाँ देखिए, उस बाथरूम में, जल्दी कीजिए। वह संदूक पर झपटा। मगर अब इसमें छुपाने से क्या होगा? आज की रात इस वक्त पुलिस के यहाँ पहुँचने का सीधा सा मतलब है कि किसी ने सारी कार्रवाई की सूचना दे दी है। बकवास छोड़िए डैडी, मैं कहता हूँ जल्दी कीजिए, क्विक! जसवंत अपने पिता पर कुछ ऐसे खतरनाक अंदाज में गुर्राया था कि हरनाम दास, सुलक्षणा और बंसी सहम कर रह गए। फिर बंसी और हरनाम दास स्वयं ही संदूक पर झपट पड़े। तभी हॉल में कॉल बेल की कर्कश आवाज़ गूंज उठी। चारों काँप गए, धड़कनें रुक गईं। फिर भी जसवंत फुसफुसाया, अभी हम सो रहे हैं, जल्दी से संदूक को बाथरूम में रखवाइए। हड़बड़ाए से तीनों ने संदूक उठा लिया। वे स्वयं नहीं जान सके कि उन्होंने संदूक को कब बाथरूम में ढकेल दिया। बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके वे बाहर निकले ही थे कि कॉल बेल एक बार फिर चीख पड़ी। मैं हॉल को व्यवस्थित करता हूँ डैडी, आप जल्दी से नाइट गाउन पहन कर आइए। तुम अपने कमरे में जाओ। माँ, बंसी तुम भी जल्दी करो। कहने के साथ ही जसवंत आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ स्विच पर झपटा। तहखाने की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो गया। जसवंत कालीन और सोफ़ा आदि को व्यवस्थित कर रहा था, जबकि वे तीनों अपने अपने कमरों की तरफ दौड़ पड़े। अजीब भगदड़ सी मच गई थी। कॉल बेल पुनः घनघनाई। जसवंत उसकी परवाह किए बिना बिजली के पुतले की तरह अपना काम कर रहा था। तभी कोठी के लॉन से एक आवाज़ उभरी। लॉन में तो वह कहीं नज़र नहीं आ रहा है साहब। तलाश करो। यह कर्कश आवाज़ खरबंदा की थी, हमने उसे यहीं आते देखा है। इन आवाज़ों को सुनकर जसवंत चकरा गया। समझ नहीं सका कि वह पुलिस वाले किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी अपना काम निपटा कर वह एक साथ 3-3 सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर पहुंचा। गैलरी में उससे हरनामदास टकराए। गाउन की पेटी बांधते हुए इसी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। जसवंत उनके पास छटका, फूली सांस को बिना नियंत्रित किए बोला, हम सब सो रहे थे, आप भी, इसलिए दरवाज़ा खोलने में देर हुई। कॉल बेल एक बार फिर चीख पड़ी। कहने के बाद जसवंत गैलरी में से गुजरकर अपने कमरे की तरफ भागता चला गया। हरनाम दास वहीं जड़ होकर हक्के बक्के से खड़े रह गए। अगले ही पल चीख पड़ने वाली कॉल बेल की आवाज़ ने उन्हें उछाल दिया। वे तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागे, किंतु फिर स्वयं को संभाल कर ठिठके। स्वयं को सामान्य किया। गाउन के कोने से चेहरे पर उभर आए ढेर सारे पसीने को पोंछा और ऊंची आवाज़ में पूछा, कौन है? पुलिस। बाहर से खरबंदा की रौबदार आवाज़ उभरी। ये मैं हूँ कमिश्नर साहब। खरबंदा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। हरनाम दास जानबूझकर तेज़ आवाज़ उत्पन्न करते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगे और फिर उसी तरह पैर पटकते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुँचे। चटकनी गिराकर उन्होंने दरवाज़ा खोलते ही हवा के एक तीव्र झोंके की तरह खरबंदा अंदर आ गया। क्या बात है खरबंदा, इस वक्त यहाँ कैसे? उन्हें घूरते हुए खरबंदा ने सवाल किया। क्या मैं पूछ सकता हूँ?
कि इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे थे। लो, ये भी कोई सवाल है भाई, सोने का समय सो रहे थे। बड़ी गहरी नींद है आपकी। मैंने कम से कम 7 बार कॉल बेल दबाई थी। शायद नींद गहरी आ गई थी। मगर बात क्या है, तुम इस वक्त यहाँ? दरअसल जेल से एक कैदी भाग निकला है। खरबंदा के जवाब ने हरनाम दास को राहत राहत दी। बोले, जेल से भागे कैदी का हमारी कोठी से क्या है? मैंने उसे आपकी कोठी की बाउंड्री वॉल कूदकर लॉन में आते देखा था, खरबंदा ने बताया। इसलिए लॉन में पुलिस के आदमी उसे तलाश कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको सूचना देनी ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोठी के अंदर ही दाखिल हो जाए। हरनाम दास ने हंसने की असफल कोशिश की। कमाल है, आपके परिवार के दूसरे लोगों की नींद तो आपसे भी गहरी है। 7 बार कॉल बेल दबाने पर आप उठकर कम से कम यहाँ तक चले तो आए। अन्य किसी की तरफ अभी तक कोई चहल पहल नहीं है। खरबंदा का वाक्य खत्म ही हुआ था कि वहाँ जसवंत की आवाज़ गूंज गई। क्या बात है डैडी, रात के इस वक्त यहाँ पुलिस क्यों आई है? हरनाम दास के साथ खरबंदा की दृष्टि भी आवाज़ की दिशा में उठ गई। नाइट गाउन पहने जसवंत सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ा हुआ था। उसे देखकर खरबंदा बड़बड़ाया, चलो, कोई तो नज़र आया। हरनाम दास वहीं से ऊंची आवाज़ में उसे पुलिस के आने का कारण बताने लगे। इस तरह बताने के पीछे अभिप्राय ये था कि उनकी आवाज़ मंजीत, सुलक्षणा और बंसी भी सुन लें। सीढ़ियाँ तय करता हुआ जसवंत भी उनके करीब आ गया। कुछ कहने के लिए अभी उसने मुंह खोला ही था कि एक कांस्टेबल ने हॉल में दाखिल होते ही कहा, हमने सारा लॉन छान मारा है सर, वो कहीं भी नहीं मिला। मुमकिन है दूसरी तरफ से बाहर निकल गया हो, चलें? कहने के साथ ही खरबंदा जाने के लिए मुड़ा। फिर सैमी ठिठक कर घूरा। बोला, कष्ट के लिए माफ़ी चाहूँगा कमिश्नर साहब। वैसे तो आप जानते ही हैं कि इन चोर चक्कों की वजह से हम पुलिस वालों को कभी कभी शरीफ आदमियों को भी कष्ट देना पड़ता है। नेवर माइंड, हम जानते हैं। थैंक यू। ज़रा चेक करके सावधानी से सोइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोठी के किसी भीतरी भाग में छिप कर बैठ गया हो। अगला दृश्य, लोहे का दरवाज़ा बंद होने की स्पष्ट आवाज़ हॉल तक आई। फिर वातावरण में एक बार पुनः पुलिस सायरन की आवाज़ गूंजी और दूर होती चली गई। आगे बढ़कर जसवंत धम्म से हॉल में पड़े सोफे पर जा गिरा। वहाँ पड़ा वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था। हम बाल बाल बचे। हरनाम दास उसके नज़दीक पहुँचते हुए बोले, अगर मैं संदूक को बाथरूम में रखकर हॉल को व्यवस्थित ना करता तो इस वक्त हम सबके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी होती। आप तो एकदम घबरा ही गए थे, संदूक को वहीं छोड़कर भागने तक की बात सोचने लगे। इस तरह बौखला जाने से काम नहीं चलता डैडी। सचमुच हम घबरा गए थे, घबराने की बात भी थी। ठीक इस वक्त पुलिस का यहाँ आना ही हमें बौखला देने के लिए काफ़ी था। और फिर उस कमबख्त कैदी को भी तो भागने के लिए आज ही की रात मिली थी। भागकर उसे आना भी इधर ही था, हमारी ही कोठी में। भगवान का शुक्र है कि बच गए। शुक्रिया अदा तो जसवंत के दिमाग का करना चाहिए, जिसने सही समय पर सही बात सोची। कहती हुई सुलक्षणा देवी वहाँ पहुँच गई। हनुमान चालीसा का पाठ करता बंसी भी वहाँ आ गया। उसके बाद मंजीत भी। हरनाम दास ने मंजीत से रेखा की तबीयत के बारे में पूछा। मंजीत ने बताया कि वह अभी तक बेहोश है, किंतु नब्ज अब सामान्य गति से चल रही है। उन बातों के समाप्त होते ही सुलक्षणा देवी बोली, अब हमें जल्दी से जल्दी इस कुलक्षणी की लाश को दफना देना चाहिए, वरना भगवान ही जाने ये कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दे। उससे पहले हमें अपना सारा लॉन एक बार अच्छी तरह चेक करना चाहिए, जसन ने कहा। मुमकिन है कि जेल से भागा हुआ कैदी सचमुच अभी तक हमारे लॉन में कहीं छुपा हो। ओह, यदि ऐसा हुआ और उसने हमारी कार्रवाई देख ली तो गजब हो जाएगा। बात तो ठीक है, लेकिन लॉन चेक करेगा कौन? एक अजीब सा सन्नाटा खिंच गया वहाँ। किसी ने आगे बढ़कर नहीं कहा कि लॉन को वह चेक करेगा। सभी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तब जसवंत बोला, यह काम हम और मंजीत करते हैं। तुम तीनों तब तक संदूक को बाथरूम से निकालकर पिछले लॉन के दरवाजे तक ले जाओ। याद रहे, हमारे लौटने से पहले तुम्हें वह दरवाज़ा अंदर से नहीं खोलना है। हरनाम दास ने इस तरह गर्दन हिलाई जैसे सब कुछ समझ गए हों। इसमें शक नहीं कि हम घबरा रहे हैं। घबराहट में आदमी बौखला जाता है, और बौखलाहट के कारण ही वह जुर्म करते वक्त कोई ना कोई ऐसी भूल कर जाता है जो उसे अंततः कानून के शिकंजे में फंसा देती है। पता नहीं मरने के बाद भी ये कमीनी क्या गुल खिला रही है। सुलक्षणा ने बुरा सा मुंह बनाया। कोई गुल नहीं खिला रही है, वो मर चुकी है, और लाश कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बंसी ने पूछा, तो फिर हम सबको डर सा क्यों लग रहा है मालिक? यही तो सोचने वाली बात है, हरनाम दास बोले। हम व्यर्थ ही डर रहे हैं। इसी से जाहिर है कि हमारे दिमाग नियंत्रण में नहीं है। यदि ऐसा ही रहा तो निश्चय ही हम कोई ऐसी भूल कर बैठेंगे जो कल हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। अतः हमें संयंत्र रहना चाहिए। कुछ नहीं होने वाला है। किसी को नहीं मालूम कि हम अपनी कोठी में क्या कर रहे हैं। दरअसल हम 6 व्यक्तियों के अलावा किसी को गुमान भी नहीं हो सकता कि महीनों पहले कविता गंग नहर में डूबकर नहीं मरी थी। उस कलमुहे कैदी को भी तो भागने के लिए आज ही की रात मिली थी। खैर, जसवंत और मंजीत लॉन चेक कर रहे हैं,
तब तक हमें संदूक को बाथरूम से निकाल लेना चाहिए। ठीक है, उठो बंसी। कहने के साथ ही हरनामदास सोफे से उठ खड़े हुए। सुलक्षणा देवी और बंसी भी उनके साथ ही उठ लिए। वे तीनों बाथरूम की तरफ बढ़े। बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर उन्होंने संदूक गैलरी में निकाल लिया। अभी वे उसे सरकाते हुए उसे बंद दरवाजे की तरफ ले ही जा रहे थे कि जो पिछले लॉन में खुलता था कि एक साथ तीनों बुरी तरह हड़बड़ा गए। बौखलाकर उन्होंने मंजीत वाले कमरे की तरफ देखा। टर्न 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 कमरे से निकलकर अलार्म की तेज़ आवाज़ खरी खोटी में छाई नीरवता को भंग करती चली जा रही थी। उन तीनों के पैरों तले से एकदम ज़मीन खिसक गई। जड़ से खड़े रह गए थे वे। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। कर्कश अलार्म की आवाज़ निरंतर गूंज रही थी। कौन है वहाँ? चीखने के साथ ही जेब से रिवॉल्वर निकालकर हरनामदास बड़ी तेजी से मंजीत के कमरे की तरफ दौड़े। बंसी और सुलक्षणा देवी हक्के बक्के से वहीं खड़े रह गए थे। मंजीत का कमरा बाहर से बोल्ट था। हरनामदास ने जल्दी से उसे खोला, स्विच ऑन किया। अगले ही क्षण कमरा तेज प्रकाश से भर गया। अलार्म अभी तक बजे जा रहा था। हरनामदास की आंखें मेज पर रखी अलार्म घड़ी पर स्थिर हो गई। घड़ी में हल्का सा कंपन था। फिर एक झन्नाटे के साथ अलार्म बंद हो गया। हाथ में रिवॉल्वर लिए पसीने से तरबतर हरनामदास वहीं खड़े हाफते रहे। वातावरण पहले की तरह बिल्कुल शांत हो गया था। अभेद्य सन्नाटा। किंतु नहीं, सन्नाटा अभेद्य नहीं था। अलार्म घड़ी से निकलने वाली टिक टिक की हल्की ध्वनि मानो सन्नाटे की चादर में कील ठोक रही थी। टिक टिक की यह आवाज़ इस वक्त हरनामदास को बड़ी रहस्यमय और अजीब सी लगी। वे डरे हुए से स्वर में पुकार उठे, कौन है कमरे में? टिक 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 टिक। मैं कहता हूँ बोलो, सामने आओ। हरनामदास चीख पड़े, वरना मैं खुद तुम्हें तलाश करके गोली से उड़ा दूंगा। यदि तुमने सोचा था कि अलार्म की आवाज़ से हम डर जाएंगे तो वह तुम्हारा वहम था। कमरे में कोई हो तो जवाब भी दे। वहम तो खुद हरनामदास को हुआ था, और इस नतीजे पर वे तब पहुँचे जब उन्होंने सारा कमरा छान मारा। तब तक सुलक्षणा देवी और बंसी भी वहाँ पहुँच गए थे। बौखलाए से हरनामदास ने सवाल किया, इस घड़ी में अलार्म किसने भरा? मुझे क्या मालूम? तुम्हें ज़रूर मालूम होगा बंसी। हम क्या जाने साहब, हम तो मंजीत बाबू के कमरे की तरफ आज आए भी नहीं। तो फिर इस घड़ी में अलार्म किसने भरा? ज़रूर मंजीत ने भरा होगा। उसी से पूछते हैं। तुम बत्ती बुझाकर कमरा बाहर से बंद कर दो बंसी। कहने के साथ ही रिवॉल्वर जेब में रखते हुए बड़ी तेज़ी से गैलरी पार करके हॉल में आ गए। वे हॉल से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे और अभी करीब पहुँचे ही थे कि दरवाज़ा खुला। हरनामदास सक पकाकर ठिठक गए। जसवंत और मंजीत अंदर आए। मंजीत उनकी तरफ बढ़ा, जबकि जसवंत घूमकर दरवाज़ा बंद करके अंदर की चटकनी चढ़ाने लगा। लपकते हुए से हरनामदास ने पूछा, मंजीत, क्या तुमने आज अपने कमरे में रखी घड़ी में अलार्म भरा था? नहीं तो क्यों? नहीं। हरनामदास का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर संभल कर बोले, याद करो बेटे, ठीक से याद करके जवाब दो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने घड़ी में अलार्म न भरा हो। ओफ हो डैडी, नज़दीक आता हुआ जसवंत बोला, क्या इस वक्त आपको इस किस्म की बातें करने की फुर्सत है? मैं संदूक को बाथरूम के बाहर रखा देख रहा हूँ, अभी तक आपने मेरी बात तो सुनो जसवंत। हम वही तो कर रहे थे कि अचानक मंजीत के कमरे में रखी घड़ी के अलार्म ने सारी कोठी में छाए सन्नाटे को झंझोड़ कर रख दिया। सुनकर जहाँ मंजीत का चेहरा फक पड़ गया, वहीं जसवंत की आंखें सिकुड़ती चली गईं। सिकुड़कर उल्लू के समान उसकी आंखें बिल्कुल गोल हो गई थीं। अगले ही पल वह मंजीत से मुखातिब होकर बोला, दिमाग पर जोर डालकर बताओ मंजीत, कहीं तुमने ओफो, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैंने अलार्म नहीं भरा। तो फिर अलार्म बज कैसे गया? जसवंत ने मानो स्वयं से ही प्रश्न किया। कुछ देर तक वह जड़वत से खड़ा जाने क्या सोचता रहा। फिर हरनामदास से बोला, क्या आपने अलार्म की आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट सुनी थी डैडी? कैसी बात कर रहे हो? मेरा मतलब यह है कि मुमकिन है कि आवाज़ किसी अन्य चीज़ की हो और आपको लगा हो कि अलार्म बज रहा है। क्या तुम हमें इतना बेवकूफ़ समझते हो जसवंत? क्या हम अलार्म और किसी दूसरी वस्तु की आवाज़ में फ़र्क भी नहीं कर सकते? और फिर आवाज़ अकेले हम ही ने तो नहीं सुनी, बंसी और सुलक्षणा देवी ने भी सुनी। क्यों माँ? जसवंत ने निकट आते बंसी और सुलक्षणा से पूछा। दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई। चेहरों पर अभी तक हवाइयाँ उड़ रही थीं। उनका जवाब देखकर मंजीत का चेहरा कुछ और पीला पड़ गया। जसवंत के मस्तक पर बल पड़ गए। बोला, हालांकि मैं और मंजीत लॉन में ही थे और हमने किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन चूंकि आप तीनों कह रहे हैं इसलिए मान लेता हूँ कि अलार्म बजा होगा, लेकिन तब तक नहीं बज सकता जब तक कि किसी ने अलार्म फिक्स करके चाबी न भरी हो। आवाज़ सुनते ही मैं भागकर मंजीत के कमरे में गया। हरनामदास बोले, कमरा बाहर से और उसकी सभी खिड़कियां अंदर से बंद थी। मैंने कोना कोना छान मारा, किंतु कमरे में कोई नहीं था। बड़ी अजीब सी उलझन है। हम में से किसी ने अलार्म नहीं भरा, रेखा भी नहीं भर सकती, क्योंकि मंजीत के कमरे में वह कभी जाती ही नहीं है। और फिर दूसरी किसी दूसरे के कमरे में जाकर हम में से किसी को मारा कि घड़ी में अलार्म भरने से मतलब भी क्या हो सकता है?
उस घड़ी में अलार्म तो सिर्फ मंजीत थी। तुम कहना क्या चाहते हो भैया? मैं भला आराम क्यों भरूंगा? और यदि अपनी किसी ज़रूरत की वजह से भरूंगा भी तो मुझे सबके सामने झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मंजीत कि तुम झूठ बोल रहे हो। आपकी बात का मतलब तो यही निकलता है। तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, जसवंत ने शांत स्वर में कहा। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मुमकिन है कि तुमने अलार्म भरा और भूल गए हो। ये गलत है, झूठ है। मंजीत चीख पड़ा। भला ये बात भी कहीं भूलने की है? और फिर अलार्म का इस्तेमाल सिर्फ सुबह को जल्दी सोकर उठने के लिए किया जाता है। यदि मैंने उसमें अलार्म भरा होता तो 4, 5 या 6 बजे का। इस वक्त 1 बजा है, भला 1 बजे का अलार्म मैं क्यों भरूंगा? बात में वजन है। जसवंत के होठ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गए। मगर मामला बुरी तरह उलझता जा रहा है। अलार्म बोला है, इसका मतलब ये किसी न किसी ने उसे फिक्स करके चाबी भरी है। हम में से किसी ने ऐसा किया नहीं। तो फिर उसमें अलार्म फिक्स करने वाला कौन है? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उनमें से किसी के पास नहीं था। सहमी हुई सी आंखों से वे सभी एक दूसरे के चेहरों पर उड़ती हवाइयों को देखते रहे। हर एक को दूसरे का चेहरा एक बड़े ही से प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में नजर आ रहा था। एकाएक कांपते स्वर में सुलक्षणा देवी बोली, यदि इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ जसवंत? सबने घूमकर उनकी तरफ देखा। जसवंत ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये हरकत कविता की रूह की भी हो सकती है। उनका ये वाक्य सुनते ही बंसी और मंजीत के चेहरे पर मौत की परछाई सी नजर आई। जसवंत बरबसी ठहाका लगाकर हंस पड़ा, जबकि हरनाम दास गुस्से में चीख पड़े, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी राय मांगी किसने थी? सुलक्षणा देवी सहम गई। जोरदार ठहाके के बाद जसवंत बोला, तुम्हारे दिमाग का भी जवाब नहीं माँ। एकदम से कहाँ पहुँच गया? काश तुम्हें मालूम होता कि इस दुनिया में भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है। झुंझलाए हुए हरनाम दास ने कहा, इससे 1000 बार कहा है कि अपनी जुबान बंद रखा करें। ये बात तो गलत है मालिक। बंसी क्या उठा। मैं जानता हूँ कि आप जसवंत और मंजीत साहब पढ़े लिखे हैं, भूत प्रेत और जादू टोने पर यकीन नहीं करते। मगर हकीकत यह है कि भूत प्रेत की एक अलग ही दुनिया होती है। वे लोग अक्सर प्रेत बन जाते हैं जो किसी दुर्घटनावश अपनी आयु से पहले। खामोश। हरनाम दास चीख पड़े, मैं कहता हूँ चुप रहो, बंद करो ये बकवास। सक पका कर बंसी भी चुप हो गया। कुछ देर के लिए वहाँ गहरा सन्नाटा छा गया था। फिर जसवंत बोला, खैर, अलार्म वाले सवाल का जवाब बाद में सोचेंगे। फिलहाल हमारा पहला काम लाश को दफनाना है। मैं और मंजीत सारा लॉन अच्छी तरह चेक करा है, कहीं कोई नहीं है। अब यदि हम समय बर्बाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है आओ। कहने के साथ ही हरनामदास घूमे। वे सभी हॉल के पार गैलरी में रखे संदूक की तरफ बढ़ गए। हरनामदास, जसवंत और बंसी संदूक के 3 तरफ पहुंचकर उसे उठाने के लिए भी झुके ही थे कि अरे! जसवंत बुरी तरह चौंक उठा। ये क्या? क्या है? सबने एकदम चौंक कर पूछा। ताला? जसवंत जैसे व्यक्ति का भी स्वर भी काँप गया। ताला खुला हुआ क्यों है? हैं? ताला खुला हुआ है? एक साथ सभी के कंठ से जैसे चीख सी निकल गई। हक्का बक्का सा आंखों को फाड़े जसवंत संदूक के कब्जे से लटक रहे ताले को इस तरह देख रहा था जैसे वह दुनिया के सभी आश्चर्यों से ज़्यादा महान है। ताला सचमुच खुला हुआ था। उसने बौखलाहट में जल्दी से अपनी जेब टटोली। चाबी उसके हाथ में आ गई। हाथ बाहर निकालता हुआ वह बोला, चाबी तो ये रही। ताला भी खुद मैंने बंद किया था, फिर ये खुल कैसे गया? उफ, भगवान, ये क्या हो रहा है? मंजीत ने अपना माथा पीट लिया। अचानक जसवंत के दिमाग में बिजली की तरह एक विचार को कौंधा। उस विचार के कौंधते ही वह बड़ी तेजी से संदूक पर झपटा। ताला कुंडे से निकालकर दूर फेंका और एक झटके से संदूक का ढक्कन हटा दिया। संदूक में पड़ी कविता की विवश लाश को देखते ही जहाँ सुलक्षणा, मंजीत और बंसी के कंठ से चीखें निकल गईं, वहीं जसवंत के चेहरे पर संतुष्टि के चिन्ह उभरे। किसी आशंके के कारण वह अभी तक हाँफ रहा था। बोला, शुक्र है, लाश अभी तक संदूक में ही मौजूद है। लाश कहाँ जा सकती है? खुले हुए ताले को देखकर मुझे शंका हुई थी कि कुछ कहता कहता जसवंत रुक गया। बात बदल कर बोला, खैर छोड़ो, शायद मैं ही ठीक से ताला नहीं लगा पाया था। आप एक बहुत ही खोखले तर्क से बात को टाल रहे हैं बड़े सरकार, बंसी ने कहा। जसवंत कुर्रा सा उठा, क्या मतलब? इस ताले को मैंने तहखाने से संदूक के यहाँ आने तक कई बार देखा था। ये अच्छी तरह से बंद था। स्पष्ट है कि ताला बंद करने में आपसे किसी तरह की कोई गलती नहीं हुई थी। फिर मेरा मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? ताला बंद था, चाबी आपके जेब में, फिर भी ताला खुल गया। ध्यान देने की बात है कि ताला टूटा हुआ नहीं है, खुला है। ऐसा कमाल तो सिर्फ रूहें ही कर सकती है सरकार। बको मत बंसी, तुम फिर बकवास करने लगे। हरनाम दास चीख पड़े। आप मानते क्यों नहीं मालिक? यकीन कीजिए, अतृप्त आत्माएं होती हैं और इन 2 घटनाओं के आधार पर मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि छोटी बहू की आत्मा रूह बनकर अभी यहीं भटक रही है। खामोश। जसवंत हलक फाड़कर चीख पड़ा, तुम व्यर्थ ही हम सबके दिमाग पर एक अलग ही डर बैठाने की कोशिश कर रहे हो। ताला बंद नहीं हुआ होगा, अटका रह गया होगा। मनसी चुप रह गया।
मगर उसके चेहरे से लग रहा था कि वह कविता के भूत बन जाने पर यकीन कर बैठा है। सुलक्षणा देवी उसके विचारों के पक्ष में नजर आ रही थी। किम कर्तव्य विमूढ़ समंजित कभी बंसी को देख रहा था तो कभी जसवंत को। हरनाम दास बोले, संदूक बंद कर दो जसवंत। आगे बढ़कर जसवंत ने ढक्कन बंद कर दिया। इधर ढक्कन बंद हुआ और उधर हॉल में मध्यम प्रकाश बिखेरे 0 वाट का बल्ब रह रहकर जलने बुझने लगा। एक बार पुनः सभी सक पका गए। ओह, मंजीत चीख पड़ा। ये तो कविता की आदत थी। जब मैं कुछ पढ़ता था। मंजीत का वाक्य बीच में ही रह गया क्योंकि जसवंत अचानक ही बड़ी तेजी से हॉल की तरफ भागा था। हॉल पार करके वह उस गैलरी में भागा था जिसमें उस बल्ब का स्विच था। बल्ब ने जलना बुझना बंद कर दिया। टॉर्च हाथ में लिए जसवंत स्विच बोर्ड के नज़दीक पहुंचा। भरपूर प्रकाश स्विच बोर्ड पर डाला। वहाँ कोई नहीं था। दूर दूर तक किसी की उपस्थिति का चिन्ह तक नहीं। कौन है? जसवंत पागलों की तरह चीख पड़ा। कौन है? गैलरी में सन्नाटा छाया रहा, वैसा ही जैसा उसके चीखने से पहले था। झुंझलाकर उसने टॉर्च ऑफ की और घूमकर तेज कदमों के साथ वापस चल दिया। वे सब हथप्रभ से संदूक के नज़दीक खड़े थे। चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसे देखकर बंसी के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। बोला, उधर स्विच के पास कोई मिला सरकार? नहीं, मिलना भी नहीं था। रूहें चमकती नहीं है सरकार। बंसी, आप यकीन क्यों नहीं करते मालिक? रूहें होती हैं। अच्छा छोड़िए, माना कि आप भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करते, साइंस पर तो यकीन करते हैं। ये तो आप मानते हैं ना कि बल्ब से संबंधित स्विच को बिना ऑन ऑफ किए बल्ब इस तरह जल बुझ नहीं सकता। छोटे सरकार फौरन ही यहाँ से भागकर स्विच के पास गए। इतनी दूरी नहीं है कि स्विच के पास से कोई भाग गया होगा। फिर भला स्विच ऑन ऑफ किसने कर दिया? तुम्हारा ख्याल है कि ऐसा कविता के भूत ने किया है? जसवंत जल भुन गया। यकीनन। भगवान के लिए तुम अपनी यह बकवास अपने पास रखो बंसी। मैं चुप हो जाऊंगा मालिक। आप बस मेरे 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। पहला कि छोटे सरकार के कमरे में रखी घड़ी में अलार्म किसने भर दिया? दूसरा ये कि संदूक में लगा अच्छा खासा ताला किसने खोल दिया? और तीसरा कि बिना किसी के स्विच ऑन ऑफ किए बल्ब कैसे जलने बुझने लगा? मुमकिन है कि कोई मेन स्विच पर रहा हो। कौन? कोई भी, जैसे जेल से भागा हुआ कैदी। कहता कहता स्वयं ही चौंक कर रुक गया जसवंत। बोला, कैदी? हाँ, वो कैदी हो सकता है। इस नए विचार ने सबके दिलो दिमाग में सन्नाटा सा फैला दिया। कैदी भला कोठी के अंदर कैसे आ सकता है? तुमने शायद खरबंदा के शब्द नहीं सुने। मैं ठीक ही कह रहा था। जो कैदी अब्दुल्लापुर की जेल की ऊंची दीवारें फांद कर भाग निकला, उसके लिए इस कोठी के अंदर घुस आना क्या मुश्किल है? और फिर इसी बीच हम एक ऐसी गलती कर चुके हैं जिसकी वजह से उसे अंदर आने का पूरा मौका मिल गया। कैसी गलती? जब मैं और मंजीत लॉन चेक करने बाहर गए थे, तब दरवाज़ा ना बाहर से बोल्ट किया था ना अंदर से। सिर्फ ढका हुआ था, सिर्फ ढुका हुआ था। इधर तुम बाथरूम से संदूक निकाल रहे थे, उधर हम लॉन दरवाजे से काफ़ी दूर थे। इस बीच बड़ी आसानी से कैदी अंदर आ गया होगा। ओह, ऐसा ही हुआ लगता है। हरनाम दास कह उठे। बंसी कह उठा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये तीनों काम उस कैदी ने किए? क्यों नहीं कर सकता? बड़ा अजीब संयोग है। विवेक के खिलाफ जाकर मान लेता हूँ। फिर भी क्या मैं पूछ सकता हूँ मालिक कि उस कैदी के पास ताले की वह चाबी कहाँ से आ गई जो सिर्फ बड़े सरकार की जेब में थी? ये प्रश्न तो हम भी तुमसे कर सकते हैं। तुम्हारी कविता के प्रेत पर ही चाबी कहाँ से आ गई? प्रेतों का ऐसा चमत्कार दिखाने के लिए चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ती। खूब, जसवंत ने व्यंग किया। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सीधी सादी कविता मरने के बाद प्रेतनी ही नहीं जादूगरनी भी बन गई है? वाह गई, वाह भाई बंसी। जवाब नहीं तुम्हारे तर्कों का। अनपढ़ व्यक्ति भी यह बात नहीं मान सकता कि बिना चाबी के ताला खोला जा सकता है। आप समझ नहीं रहे हैं छोटे सरकार। भला आप ही सोचिए, यदि कोई कैदी अंदर घुस भी आए तो भला अलार्म बजाकर बल्ब को जला बुझाकर हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगा या किसी कोने में चुपचाप पड़ा खुद को अपने से छुपाने की कोशिश करेगा? हरनाम दास ने कहा। बंसी के तर्क में दम है जसवंत। मुमकिन है कि वह हमारी कार्रवाई देख रहा हो और हमें डराने के मकसद से ये सब कर रहा हो। कैदी को भला क्या मालूम कि हम अलार्म के बजने और लाइट के ऑन ऑफ होने से डर सकते हैं? संभव है कि मालूम हो। वाह, ये भी आपने खूब कही बड़े सरकार। किसी कैदी को भला? गोविंद, हाँ, वो कैदी गोविंद भी तो हो सकता है। ये नया विचार दिमाग में आते ही उछलकर जसवंत चीख पड़ा। वह गोविंद ही होगा और निश्चय ही वो कोठी में यही है। वह कविता का प्रेमी रहा है, कविता की आदतों से भी परिचित होगा। ये ज़रूर वही है। इस नई संभावना ने सभी की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। बंसी की जुबान भी तालू से चिपक गई। हरनामदास बोले, ऐसा होने की संभावना हमें भी बहुत ज़्यादा लग रही है जसवंत। यदि ऐसा ही है तो हम फंस गए। गोविंद सब कुछ जान गया है। उफ भगवान, अब क्या होगा? निश्चय ही वह हमारी सारी बातें सुन रहा है। जसवंत चिंतित स्वर में बड़बड़ाया। फिर अचानक वह चीख पड़ा, तुम मुख्यद्वार के पास तैनात हो जाओ मंजीत। आप पिछले दरवाजे पर खड़े रहें डैडी। क्विक मंजीत,
यकीनन वह भी कोठी के अंदर है, उसे बाहर नहीं निकलने देना है। बौखलाकर मंजीत मुख्य द्वार की तरफ भागा। एक ही मिनट में उन्होंने पूरी नाकेबंदी कर ली थी। कम से कम उनकी नज़रों से छुपकर कोई भी व्यक्ति अब कोठी से बाहर नहीं जा सकता था। बंसी को वे सब बेवकूफ़ से नज़र आ रहे थे। वह ये बात सोच रहा था कि ये लोग उसकी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। सुलक्षणा देवी की ड्यूटी संदूक पर लगी। मंजीत हॉल के मुख्य द्वार पर तैनात था। हरनाम दास उस द्वार पर, जिसके माध्यम से संदूक निकालकर उन्हें कोठी के पीछे लॉन में ले जाना था। जसवंत और बंसी सारी कोठी की खाक छान रहे थे। प्रत्येक कमरा, गैलरी, बाथरूम, किचन, बालकनी आदि अच्छी तरह चेक करने पर भी कोई न निकला। ऐसे हर स्थान को चेक कर लिया गया था जहाँ कोई छुप सकता था। ढाक के 3 पात, किसी की मौजूदगी तो दूर, मौजूदगी का चिन्ह तक नहीं मिल सका। बंसी को अपनी ही धारणा बलवती होती दिखाई दी। वह बड़बड़ाया, बेवकूफ़, रूह को तलाश कर रहे हैं, मतलब रूह भी कहीं इस तरह मिलती है। मगर प्रत्यक्ष में वह कुछ बोला नहीं। हाँ, उसके होंठों पर मुस्कान ज़रूर ऐसी थी जैसे कोठी में किसी के न मिलने से उसे हार्दिक खुशी हुई हो। जब वे पूरी तरह निराश हो गए तो एक बार पुनः सभी संदूक के समीप इकट्ठे हुए। जेब से चाबी निकालकर जसवंत संदूक में ताला लगाता हुआ बोला, कमाल है, सारी कोठी छान मारी लेकिन कहीं कोई नहीं मिला। ऐसा चिन्ह तक नहीं कि बाहर से कोई आया हो। फिर वह अलार्म, ताला, लाइट, बाद में सोचा जाएगा डैडी। तलाशी में काफ़ी समय लग गया। जसवंत ने रिस्ट वॉच में समय देखते हुए कहा, 2:30 बज रहा है, समय कम है। फिलहाल हमारा पहला काम लाश को दफना देना है। ठीक है, कहने के साथ ही हरनामदास संदूक की तरफ बढ़ गए। अनजाने में ही एक बार फिर सबके दिल धड़क उठे। कदाचित ये सोचकर कि जैसे ही वे संदूक के दरवाजे की तरफ सरकाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही कोई ना कोई नई मुसीबत उन पर टूट पड़ती है। मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगभग सभी ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। शायद भगवान ने उनकी सुन ली थी। तभी तो शेष काम बिना किसी विघ्न बाधा के समाप्त हो गया। लॉन के पिछले हिस्से में कब्र खोदी गई और लाश संदूक सहित उसमें दफना दी गई। कब्र को बंद कर दिया गया। मिट्टी समतल करके अच्छी तरह ठोक दी गई। आम का एक नया पौधा भी लगा दिया गया। उसके बाद वे सभी तहखाने में पहुंचे। वहां से हर एक ऐसे चिन्ह को ख़त्म कर दिया गया जो किसी के वहां कैद रहने या किसी को जलाए जाने की कहानी कह सकते थे। उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे जब वे सब सारा काम निपटाने के बाद पूरी तरह संतुष्ट होकर रेखा वाले कमरे में पहुंचे। रेखा अभी तक बेसुध पड़ी सो रही थी। मंजीत ने आगे बढ़कर उसकी नब्ज टटोली। कमरे में पड़े सोफे की एक कुर्सी पर बैठते ही जसवंत ने पूछा, कैसी तबीयत है? ठीक है, नब्ज छोड़कर वह वापस आता हुआ बोला। हरनाम दास और सुलक्षणा भी सोफे पर बैठ चुके थे। हरनाम दास ने बंसी से कहा, तुम भी बैठ जाओ बंसी, थक गए होगे। बंसी भी सोफे को ही एक कुर्सी पर बैठ गया। मंजीत हरनाम और सुलक्षणा के बगल में लंबे सोफे पर धम्म से गिरा। उस वक्त उन सभी के चेहरे पर संतुष्टि के सामान्य भाव थे। वे डर जाने कहाँ चला गया था जिससे वे सारी रात त्रस्त रहे थे। इतने लंबे समय में शायद पहली ही बार हरनाम दास ने अपनी जेब से सिगार निकालकर सुलगा लिया। जसवंत बोला, हम तो व्यर्थ ही सारी रात डरते रहे। हरनाम दास बोले, अब रात की बातों के बारे में सोचा तो हंसी सी आती है। पता नहीं हम सबके दिलो दिमाग को क्या हो गया था। कविता की लाश से डरते रहे, खरबंदा के आने पर, अलार्म बजने, ताला खुलने और लाइट के ऑन ऑफ होने पर इस शंका ने ही हमारा दिमाग खराब कर दिया कि जेल से भागकर गोविंद यहाँ आ गया होगा। उस वक्त हम में से कोई इतनी सी बात नहीं सोच सका कि गोविंद कोई पेशेवर अपराधी नहीं है और अब्दुल्लापुर की जेल से भाग निकलना किसी शातिर बदमाश के दिल गुर्दे का काम ही हो सकता है। गोविंद जैसा सीधा साधा लड़का तो वहाँ से भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब मैं भी यह सोच रहा हूँ। जसवंत मुस्कुराया। अब छोड़ो भी इन बातों को, सारा काम खत्म हो गया। लाश दफनाई जा चुकी है। तहखाने से सारे सबूत मिटाए जा चुके हैं। दुनिया का कोई भी कानून अब ये साबित नहीं कर सकता कि रात हमने कविता की हत्या की है। बेचारा कानून, वो तो पहले ही ये सोचे बैठा है कि कविता गंगा नहर में डूबकर मर चुकी है। बंसी चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उनके बीच जो बातें हो रही थी, यदि उनके आधार पर यह कहा जाए कि इस वक्त वे अपने किए पर खुश थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विशेष रूप से वे इसलिए खुश थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि उन्होंने इतना बड़ा जुर्म पूरी सफाई के साथ कर दिया है। कहीं कोई गड़बड़, कोई गलती नहीं हुई है। ना ही कोई ऐसा सबूत रह गया है जिससे आने वाला कल ये जान सके कि उन्होंने कुछ किया है। बेचारा कानून अब भला उस कविता के बारे में क्या क्यों सोचेगा जो पहले ही मर चुकी है। उनके किए की सज़ा देने वाला कानून तो पहले ही ये तय कर चुका है कि कविता महीनों पहले गंगा नहर में कूदकर आत्महत्या कर चुकी है। कानून की नज़रों में एक व्यक्ति एक ही बार मरता है। बंसी कुछ सोच रहा था। अचानक ही जसवंत ने उसे पुकारा, बंसी। हाँ जी बड़े सरकार।
क्या सोच रहे हो? उसके होंठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। कुछ नहीं बड़े सरकार। तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। कविता के भूत के बारे में अब तुम्हारे क्या विचार हैं? बंसी ने एक नज़र उन सबको देखा, फिर बोला, यदि आप सच सच सुनना चाहते हैं सरकार, तो मैं अब भी यही मानता हूँ कि छोटी बहू प्रेत बन गई है। अच्छा? जसवंत हंसा। यदि ऐसा है तो क्या तुम बता सकते हो बंसी कि तुम्हारी छोटी बहू के प्रेत ने हमें उस संदूक को कब्र में दफनाने से क्यों नहीं रोका? सारी कोठी की तलाशी लेने के बाद एक बार भी अलार्म क्यों नहीं बजा? लाइट ऑन ऑफ क्यों नहीं हुई? दूसरी बार संदूक का ताला क्यों नहीं खुल गया? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन क्या? सवाल यह है कि अलार्म क्यों बजा, ताला क्यों खुला, लाइट ऑन ऑफ कैसे हुई? बंसी बोला। सारा काम खत्म हो जाने के बाद भी ये सवाल अपनी जगह अटके पड़े हैं। बंसी की बात में वजन है जसवंत, हरनामदास बोले। यह सवाल पहले से ही मेरे दिमाग में है डैडी, जसवंत ने कहा। आज दिन में किसी समय खरबंदा के पास जाकर आपको ये पता लगाना है कि जेल से कौन भागा है और पुलिस की रात की भाग दौड़ से वह पकड़ा भी गया या नहीं। ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे।